हेलो एवरीवन, वी आर इन लेक्चर नंबर 11 और यहाँ पे हम लोग मिसलेनियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यूपीएससी के लिए ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कुछ मिसलेनियस टाइप की चीज़ों से मैंने कहा था ना, नोबेल प्राइज़ वगैरह हम लोग वहीं पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर रवि गिरी आप सबको डॉक्टर रवि गिरी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम पे जाके ले लेना, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डॉक्टर रवि पी अग्रहरी ऑफिशियल, आप ये टाइप करना टेलीग्राम पे और ये पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा, वीडियो के लिंक के ठीक ऊपर। और जितने भी मेरे सारे अपडेट्स हैं अगर वो देखना चाहते हैं, और साथ साथ अगर स्टैटिक वगैरह भी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो सारी जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल। इसके अलावा आपको फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर भी एज अ सोशल मीडिया पे मैं आपको मिल जाऊँगा। ये मेरे प्रोफाइल है, अगर यहाँ भी जुड़ना चाहें तो यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं अपनी क्वेरीज़ के लिए। और यूट्यूब पर जहाँ मेरी क्लासेस सुन रहे हैं वो प्लेटफॉर्म है डॉक्टर रवि अग्रवाल क्लासेस। तो लेट अस स्टार्ट। हम यूनिट नंबर 11 पे बात करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे बिजनेस टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। और पहला जो नोबेल प्राइज़ है आपके सामने वो है नोबेल प्राइज़ ऑफ फिज़िक्स 2024। और ये जो नोबेल प्राइज़ है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, शॉर्ट में आप ANN कहते हैं, और मशीन लर्निंग पर बेस्ड है। अगर वास्तविक रूप में बताऊँ तो ये नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स का नहीं है, ये नोबेल प्राइज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है। और आप सबको पता होगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कोई भी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर जो मॉडलिंग होती है, सारे जीरो वन जो बिट्स होते हैं, या सारे कैलकुलेशन जो होते हैं वो मैथमेटिकली कैलकुलेशंस होते हैं। ओके, जहाँ पर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वगैरह का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मिला जुला के फ़िलहाल है तो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लेकिन ये प्राइज़ है वो फिज़िक्स के क्षेत्र में दिया गया है। और जो कंसेप्ट है वो है ANN और मशीन लर्निंग। देखो, ये जो भी पूरा कंसेप्ट है वो है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो यही समझ लो जैसे साइंटिस्ट पहले सोचते थे क्या ये संभव है कि हम कभी कोई ऐसी मशीन बनाए जो ह्यूमन की तरह काम कर पाए। तो फाइनली दे मेड इट सक्सेसफुल, यानी ये मशीन हैज़ बीन डेवलप दोस वर्क लाइक टू ह्यूमन बींग, ह्यूमन लाइक अ ह्यूमन ब्रेन इन रेफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। और उसी को हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आती है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर आती है डीप लर्निंग। समझिएगा, आर्टिफिशियल लर्निंग इंटेलिजेंस के अंदर आता है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग। क्या होता है मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग वो कंसेप्ट होता है जहाँ पर मशीन इट्सल्फ गिव अ रिस्पॉन्स विदाउट इट्स प्रोग्रामिंग, यानी मशीन खुद अपने बुद्धि विवेक से उस हिसाब से निर्णय ले लेता है बिना उसकी प्रोग्रामिंग के। अब बहुत सारी चीज़ें मशीन लर्निंग आप देखते होंगे, जैसे आप कोई शॉर्ट और रील्स देख रहे हैं तो बार बार वही शॉर्ट और रील्स क्यों आता है, क्योंकि मशीन ने खुद अपने बुद्धि और विवेक से चीज़ें समझ रखी हैं कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, तो आपको वही चीज़ें बार बार दिखाता है। ठीक है, एक तरह का मशीन लर्निंग है। डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग वो होता है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड होता है, और यही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? तो फिर ध्यान रखिएगा, जो डीप लर्निंग है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड होता है, ANN। नाम में न्यूरल नेटवर्क का नाम क्यों रखा गया है? न्यूरल शब्द जो है वो न्यूरॉन से आता है। न्यूरॉन वही जो नर्वस सिस्टम की यूनिट्स, और जो बिलियंस ऑफ द न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे शरीर में, सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक रेफरेंस, एक परफॉर्मेंस सेटअप करते हैं जिसके हिसाब से हमारा शरीर काम करता है। एग्जैक्टली इसीलिए यहाँ पर शब्द जो है न्यूरॉन्स के बारे में लिया गया। सारे न्यूरॉन जैसे हमारी बॉडी में सिनेप्स के द्वारा जुड़े होते हैं। सिनेप्स एक जॉइंटिंग पॉइंट होता है जहाँ मल्टीपल न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह की चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन फुल के उसके बेसिस पर किसी किसी चीज़ को एक्सेस किया जाता है, उसके परफॉर्मेंस को कैसे करना है, इसी को हम ANN कहते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इवन मैं बोलूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सबसेट है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का सबसेट है डीप लर्निंग। हम कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसेट है, या मैं कह सकता हूँ डीप लर्निंग जो मशीन लर्निंग का सबसेट है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था जो मुझे समझाना था, और इसी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर ANN पे बेस्ड होकर क्या दिया गया, नोबेल प्राइज़ ऑफ फिजिक्स का दिया गया 2024 का। ओके, ये जो नोबेल प्राइज़ है वो जिन शख्स को मिला है उनका नाम है जॉन पी हॉफील्ड। जॉन पी हॉफील्ड,
और जॉफ्रे हिंटन, इनको दिया गया। और जो कंट्रीब्यूशन और जो फील्ड है मैंने आपको पहले बता दिया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो किसका कंसेप्ट, तो आपको ये भी समझ में आ गया, इट इज़ बेस्ड ऑन डीप लर्निंग के कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। ओके अब इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया जॉन पी हॉफील्ड को, इनको दिया गया एक्चुअल में रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के आधार पर। बताऊंगा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है आगे की स्लाइड्स में। ओके और जो जॉफ्रे हिंटन को दिया गया वो जनरेटिव मॉडल पे बेस्ड है ना। इन्होंने एक जनरेटिव मॉडल्स पे जनरेटिव आइडियाज़ के बारे में इन्होंने पूरे कॉन्सेप्ट्स दिए थे। ये आपके लिए जनरेटिव एआईज़ के बेस पर है ना, जनरेटिव एआईज़ के बेस पर। जनरेटिव एआई जैसे हम लोग चैट जीपीटी वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, उस तरह के कॉन्सेप्ट्स के बारे में इन्होंने ठीक से समझाया था। ओके और इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे डीप लर्निंग वगैरह को काफ़ी हद तक समझने में मदद मिलती है, जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने भी बोला ना, चैट जीपीटी फिनांस, हेल्थ केयर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह में काफ़ी हेल्प होती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब होता है जैसे कि मशीन बिल्कुल उसी तरह का रिस्पांस देता है जैसे कि ह्यूमन के लैंग्वेजेस में हम बात करते हैं, मशीन भी उस तरह की चीज़ों को समझ कर उस हिसाब से रिस्पांस देता है। इसको हम एनएलपी कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। ओके तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर हम काम कर सकते हैं। देखो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक मशीन लर्निंग मॉडल है, ठीक है ना, मशीन लर्निंग मॉडल है जो पूरी तरह से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है, पर एक मशीन है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह रिस्पॉन्स देता है। और यहाँ पर जो ब्रेन्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, पर यहाँ पर हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन कहते हैं, जिनके बेसिस पर किसी डेटा को एक्सेस किया जाता है और उसके बेसिस पर कोई पैटर्न वगैरह बनाए जाते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल एनालॉजी के साथ अगर हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को समझने की कोशिश करें, तो जैसे बायोलॉजिकली हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बोले जाते हैं। उसी तरह के काम मशीन द्वारा किए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में सिनेप्स होते हैं न्यूरॉन्स को जोड़ने के लिए, वही काम यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को जोड़ने के लिए वेटेड कनेक्शंस होते हैं। और वहीं तीसरी तरफ जो सिग्नल्स वगैरह को लर्न किया जाता है, वहीं पर इसको लर्निंग बाई ट्रेनिंग डेटा के द्वारा होता है। यानी ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है जिसमें पूरी की पूरी चीज़ें प्रोग्राम की जाती हैं। और आपको अगर सच में बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर थोड़ा एक सिनोनिम्स से जो जोड़ने की कोशिश की गई है बायोलॉजिकल ब्रेन को और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में किस तरीके से चीज़ें होती हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन का काम होता है, वैसे ही पूरी तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के भी सारे टर्म्स उसी तरह से जुड़े होते हैं जैसे हमारे शरीर के सारे न्यूरॉन्स। देखिए कैनन का स्ट्रक्चर क्या है, कैनन में होता क्या, सबसे इनपुट लेयर होता है, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, रॉ डेटा को लेता है। उसके बाद क्या होता है, हिडन लेयर होता है जहाँ पर पूरी परफॉर्मेंस की जाती है, पूरी प्रोसेसिंग की जाती है। और उसके बाद आउटपुट लेयर होता है, फाइनल डिसीजन होता है जो लिया जाता है। ये स्टेप है इनिशियल, उसके बाद परफॉर्मेंस फेज, और उसके बाद डिसीजन फेज, ऐसे कह सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स पाए जाते हैं। हमने अभी बात किया था आरएनएन के बारे में, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के बारे में। ओके लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो नेटवर्क्स हैं कौन कौन से हैं जो एआई के बेसिस पर चीज़ें डेवलप की गई हैं, ठीक है ना। नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के लिए दिया गया था, ठीक है, ये आपने देखा था। ये सब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के ही तरीके हैं। एक है डीएनएन जिसको हम कहते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क, इसमें बहुत सारे मल्टीपल हिडन लेयर होते हैं। ये एक तरह का जनरेटिव एआई टास्क होता है, जीआई, जैसे हम लोग चैट जीपीटी की बात कर रहे थे। ओके जनरेटिव एआई होता है जिससे हम लोग चैट जीपीटी की बात करें। तो और अगर आप चैट जीपीटी के बारे, जेमिनी के बारे में थोड़ी डिटेल में जानना चाहते हैं तो पीछे के वीडियोस में जाइएगा, एआई रोबोटिक्स वाले टॉपिक से मैंने चैट जीपीटी और जेमिनी के बारे में बहुत बढ़िया से डिस्कशन किया, और जेमिनी एआई मैंने बहुत बढ़िया से समझाया, आप उसे ठीक से देखिएगा। दूसरा होता है कॉन्वोलेशनल कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये विजुअल डेटा के लिए डिज़ाइन किया गया, मतलब इमेज वगैरह के लिए इसको डेवलप किया गया, फेस रिकॉग्निशन वगैरह का काम करेगा। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, इसमें सिक्वेंशियल मेमोरी को यूज़ किया जाता है। इसमें स्पीच रिकॉग्निशन, बातचीत की चीज़ों को समझना और लैंग्वेज ट्रांसलेशन में काम किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क क्या है, गैन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको पता है आप हम लोग जो डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें ना, टी यूज़ नहीं, यूज़ और मिस यूज़ दोनों कह सकते हो, यहाँ पर फेक इमेज जनरेशन वगैरह चल रहा है, वहाँ पर पूरा का पूरा जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क कहलाता है, ध्यान रखेगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जनरेटर होता है, चीज़ों को जनरेट करता है, और डिस्क्रिमिनेटर होता है, चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करता है, यानी वायलेशंस। ज़्यादातर इसका काम वायलेशंस के लिए किया जाता है।
ठीक है, और आप पीछे जाइएगा, आपको डीप फेक के बारे में भी एआई के टॉपिक्स में बातें की गई हैं। अगर आप सच में कुछ ज़्यादा जानना चाहें, लेकिन याद रखिएगा डीप फेक जैसी चीज़ें जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क के अंतर्गत आती हैं। ये सारे के सारे नेटवर्क्स आपके लिए पड़े, सारे के सारे एआई के अलग अलग नेटवर्क हैं, अलग अलग काम करने के लिए डेवलप किए गए हैं। मशीन लर्निंग क्या है? तो अभी बोला था एक सबसेट ऑफ एआई है, एआई के अंदर ही आता है। यहाँ पे एक मशीन या कंप्यूटर जो होता है लर्न करता है किसी डेटा को और इम्प्रूव करता है अपने परफॉर्मेंस को विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, किस वर्किंग मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है? सबसे पहले ट्रेनिंग ऑन डेटा, जो डेटा होता है उस पर ट्रेनिंग ली जाती है, उसके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है, फिर उसके बेसिस पर पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है, अब उसके बेसिस पर डिसीजन दिया जाता है। वही जो आपने पीछे देखा था वही चीज़ें यहाँ पर दोबारा लिखी गई हैं। जो मशीन लर्निंग है उनके कई एप्लीकेशंस हैं जो आपके सामने हैं। साइंटिफिक रिसर्च वगैरह किए जा सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो सकती है लैंग्वेज कन्वर्जन वगैरह में, जैसे आपने चैट जीपीटी, स्पीच टू टेक्स्ट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन वगैरह बात की है। कंप्यूटर विजन, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, फेस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जा सकता है। हेल्थ कैंसर वगैरह में कैंसर की पता लगाने के लिए, ड्रग डिस्कवरी वगैरह के लिए, और इसके अलावा फाइनेंशियल सिस्टम में कोई फ्रॉड वगैरह है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो मशीन लर्निंग के वजह से बहुत सारे, जैसे हिग बोसॉन वगैरह के डेटा है, एक्सोप्लैनेट के बारे में समझना है तो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में मशीन लर्निंग हेल्प करता है। तो एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग के, देखना 1 2 3 4 होगा तो आप टिक कर लीजिएगा। चैलेंजेस और एथिकल कंसर्न क्या है? चैलेंजेस और एथिकल कंसर्न क्या है? तो पहला एक्सप्लेनेबिलिटी। ठीक है, एक्सप्लेनेबिलिटी एक इशू है। ठीक है, किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, वो चीज़ें एथिकल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ओके, और इनके लॉजिक्स क्या हैं जिसके बेसिस पर ये न्यूरल नेटवर्क अपने डिसीजन लेता है, उसके बारे में बता पाना ठीक नहीं होगा क्योंकि मशीन के अपने निर्णय होते हैं। बायस और डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, ह्यूमन बायसेस कैन बी एम्बेडेड इन डेटा इन मॉडल्स। ठीक है ना, तो बायस और डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पे हो सकता है, मशीन के द्वारा हम करा सकते हैं इस तरह की चीज़ें। अकाउंटेबिलिटी, है ना, हु इज़ लाइबल इफ ए आई इज़ डूइंग एनीथिंग रॉन्ग गाइस, है ना, तो अकाउंटेबिलिटी भी मैटर करता है। अगर एआई द्वारा कुछ उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं तो उसका डिसीजन उसको कौन मैनेज करेगा। प्राइवेसी और सिक्योरिटी मैटर है गाइस। ओके, हो सकता है कि हैकिंग वैकिंग करके कोई सेंसिटिव डेटा वगैरह को, है ना, लीक किया जा सकता हो। और सुपर इंटेलिजेंस रिस्क हो सकता है कमिंग फ्यूचर में एआई में सरपास द ह्यूमन कंट्रोल इन द फ्यूचर। ठीक है ना, एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे दो एआई एक दूसरे के साथ बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे, और करते करते उन्होंने एक नया लैंग्वेज बना लिया, एक दूसरे से अलग लैंग्वेज में बात करने लगे, जिसने एआई बनाया वो घबरा गया है, चल क्या रहा है। इस तरह से तो कुछ भी हो सकता है। एआई अपनी निर्णय खुद ही लेने लगेंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ से पृथ्वी पर। ये कुछ नहीं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को समझाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पर एक ये दूसरा न्यूरॉन है, और दिखा रहा है न्यूरॉन एक दूसरे के साथ जुड़े। ज्वाइंट वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं सिनेप्स, जो ये लिखा गया है, जो न्यूरॉन्स के इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करता है, इसको स्ट्रांग बनाता है, यही सारी चीज़ें हैं। ये कमज़ोर होता है, ये कमज़ोर होता है, इसको जोड़ने का काम करता है, स्ट्रांगर होता है। इस तरह से हमारे बॉडी में काम करते हैं। सेम इन्हीं चीज़ों को हम नोट्स और इंटरनोट्स कहते हैं। इन्हीं के द्वारा हम सिनेप्स के द्वारा सूचनाओं को आगे आगे पीछे करते हैं। इसी चीज़ को लेकर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोला गया। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होकर न्यूरल नेटवर्क भी काम करता है। ओके, फिलहाल इस पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं इन चीज़ों पर। अगला टॉपिक है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2020-2024। अरे नोबेल प्राइज़ जो केमिस्ट्री का है 2024 का दिया गया ना, ये तरह का एक पूरा मॉडल है जो डेवलप किया गया प्रोटीन को समझने के लिए। प्रोटीन को समझने के लिए मॉडल है जो कि डेवलप किया गया। क्या है ये मॉडल जो डेवलप किया गया प्रोटीन को समझने के लिए, मैं आपको समझाता हूँ, धीरे धीरे आप चलिएगा, आपको चीज़ें सारी समझ में आएंगी। ठीक है, देखो हमारे शरीर में अगर हम बात करें, और उसके पहले एक काम करते हैं, मैंने आपको उस शख्स का नाम बताता हूँ जिसको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। जो रिसिपिएंट थे वो ये दो लोग हैं, है ना, डेविड बैकर है और दूसरा डेमिस असिबिस और जॉन जंपर है, जिन्होंने काम किया है। असल में जो मेन वर्क है जिसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया वो है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन। वो है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन। जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया सीपीडी के लिए, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन।
ओके, मेन जो वर्क है वो यही है। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन क्या होता है आपको एक बात बताऊँ। कंप्यूटर एल्गोरिथम के थ्रू हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोटीन असल में अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन के यूनिट जो होती हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। कुल 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जिससे पूरे डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स का निर्माण होता है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो। और यही 20 अमीनो एसिड्स से जो सारे के सारे प्रोटीन बनते हैं, है ना, सारे प्रोटीन ही हमारे गुण होते हैं। इन इन अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस को समझने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है। आसानी से समझने के लिए, बारीकी से समझने के लिए ये कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन डेवलप किया गया। तो जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, केराटिन है ना, इस तरह के बहुत सारे प्रोटीन जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं। अब उनको समझना आपके लिए चुटकी का खेल होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन जिसके लिए दिया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1997 में पहला सक्सेसफुल कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन किया गया था देहियत और मायो के द्वारा। ओके, पर उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पहला जो प्रोटीन डिज़ाइन हुआ वो डेविड बैकर्स ने किया था, जिनके बारे में बात हो रही है। और टॉप 7 एक फुली सिंथेटिक प्रोटीन का पूरा सीक्वेंस निकाल डाला था, इसके अमीनो एसिड का सीक्वेंस निकाल डाले। ओके, इसके बाद अगर देखा जाए तो रोसेट सॉफ्टवेयर वगैरह ने भी इसमें मदद की है काफ़ी। ठीक है, उस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। पर इससे फ़ायदा क्या है? इस तरह के प्रोटीन्स के अगर सीक्वेंसेस को हम आसानी से देख लें, चुटकी में पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देख लें, तो बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। डिफरेंट तरह के एंजाइम्स को हम शरीर में डेवलप कर सकते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। शरीर के अंदर कोई एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो रही है विद टाइम वगैरह, तो हम उसको बना सकते हैं। वैक्सीन्स वगैरह भी हम डेवलप कर सकते हैं, एंटीबॉडी वगैरह डेवलप कर सकते हैं। और बहुत तरह के उपचार में इस तरह की चीज़ें हम यूज़ में ला सकते हैं। डेफिनेटली जब आर्टिफिशियली हम इन चीज़ों को बनाएंगे तो इनको अपने हिसाब से अब यूज़ में लाएंगे, यही है पूरी कहानी। इनको यूज़ में लाएंगे, यही है पूरी कहानी। देखो, ये असल में हम जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जो मैं आपको बोल रहा था, प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पूरे के पूरे जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको समझ पाना आसान नहीं था। अब 50 साल तक देखो वैज्ञानिक इन चीज़ों पे काम कर रहे थे। उस अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस को समझने की कोशिश कर रहे थे। किसी प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस को समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब देखो, गूगल की कंपनी है डीप माइंड, उनका अल्फा फोल्ड उन्होंने तैयार किया एआई और डीप लर्निंग के बेसिस पर। और इसकी मदद से यहाँ पर अच्छी तरह से हमें प्रोटीन के शेप को एक्यूरेटली तरीके से समझ में आया, सिर्फ मिनटों के अंदर। अब आप देखो इससे फ़ायदा क्या, अगर हम प्रोटीन से अमीनो एसिड के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझ लें तो हम किसी ड्रग को, दवा को डिज़ाइन कर सकते हैं, एंटीबॉडी को बना सकते हैं। किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी समस्या हमारे शरीर में होती है तो उनको समझने में मदद मिलेगी। किसी एंजाइम्स को हम डेवलप कर सकते हैं, किसी प्लास्टिक वगैरह को डिग्रेड कर सकते हैं, और साथ साथ हम क्रॉप रेजिलेंस कर सकते हैं। पौधों को डिफरेंट तरह की समस्या से बचा सकते हैं, पौधों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे काम यहाँ पर किए जा सकते हैं। देखो, यहाँ पर प्रोटीन और उनके स्ट्रक्चर्स पे थोड़ी सी बात की गई है। प्रोटीन, हमारे शरीर में कुल 4 मुख्य बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे शरीर मिलकर बना होता है, या शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। उनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर एक केमिकल बॉन्ड होता है, बड़ा स्पेसिफिक होता है, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। और कुल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे मिलकर शरीर बना होता है। अगर आप अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में जाओगे तो उसमें अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, पर उस पर हमें नहीं जानने की ज़रूरत है। ओके, अगर हम प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश की गई है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरी स्ट्रक्चर। सबके मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी लाए हैं, और फिर मैं बता रहा हूँ जितना ज़्यादा प्रोटीन का फोल्डिंग होगी प्रोटीन उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे क्वाटरनरी, उससे कम टर्शरी, उससे कम सेकेंडरी, और सिंगल यूनिट्स होते हैं कौन? प्राइमरी। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को आपको समझाने की कोशिश की गई है। अगर उसके बायोकेमिस्ट्री पर जाएंगे आपको तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स देंगे, पर हम उसकी थेरेटिकल ऑब्जेक्ट्स पे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। 4 लेवल के स्ट्रक्चर है प्राइमरी, जैसे सिंपल अमीनो एसिड के जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में अल्फा अल्फा हेलिक्स, हमारी जो केराटिन होती है ना, स्किन प्रोटीन, वो एक तरह की प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोले जाते हैं। और इंसुलिन जो प्रोटीन होता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना, वो प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है, हम सबके शरीर में होता है, वो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। टर्शरी स्ट्रक्चर में 3D फोल्डिंग हो जाती है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। थोड़ा बहुत आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें मायोग्लोबिन प्रोटीन आता है जिससे हमारा मसल बनता है।
और बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको मिलता है कहाँ, क्वाटरनरी में, जहाँ पर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ओके, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ये है पूरी की पूरी प्रोटीन स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आगे, केराटिन पता ही होगा आपका, डेड प्रोटीन होता है आपके स्किन वगैरह में, नेल्स में। यहाँ देखिए जो जानवर होते हैं ना, हूप्स, हेयर्स, नेल्स, वो सब केराटिन प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। देखो अगर हम प्रोटीन्स पर जाएं तो प्रोटीन बहुत सारे फंक्शंस हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए एक्टिन जो मसल स्केल में होता है, कैटालिसिस के फॉर्म में एमाइलेज होता है जो डाइजेस्टिव स्टार्च होता है, जब आप रोटी वगैरह खाते हैं उसके डाइजेशन में मदद करता है। हार्मोनल सिग्नलिंग के लिए इंसुलिन होता है जो ब्लड शुगर को मैनेज करता है। इम्यून डिफेंस सिस्टम में हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट स्टोरेज के लिए फेरेटिन होता है जो आयरन वगैरह स्टोर करता है, और ग्लूट4 होता है जो ग्लूकोज वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है। तो डिफरेंट तरह के फंक्शंस दिखा रहे हैं बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट के फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के नेचर ऑफ प्रोटीन होते हैं। सबसे ज़्यादा एनिमल्स के अंदर जो एबंडेंट प्रोटीन होता है उसका नाम है कोलेजन, और मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो बायोस्फीयर में होता है उसको कहते हैं रुबिस्को। और रुबिस्को वही है रुबेलोज बिस फास्फेट है ना करके है, जो कि फोटोसिंथेसिस में काम करता है। ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो ज़्यादातर स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट फिर भी मैंने यहाँ देख लिया क्योंकि स्टेट पीसेस वगैरह क्वेश्चन भी मैं लगातार देखता रहता हूँ, तो यहाँ पर आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों को आसानी से आप समझ सकते हैं। ये है अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। यहाँ पे आपको सारे के सारे 20 अमीनो एसिड मिल जाएंगे, और दिखा रहा है कि इन्हीं अमीनो एसिड्स का सीक्वेंसेस ही आपस से मिलकर जितने जितने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। यही आपको इस पिक्चर में समझ में आ रहा है, और फिलहाल आपने इस पिक्चर के बारे में देखा था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपने सारा देखा था। यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी इजली। अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो नोबेल प्राइज ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए दिया गया, मेडिसिन के लिए दिया गया 2024 में। ये जो असल में जो है ना, ये आपको दिया गया असल में माइक्रो आरएनए को लेकर, mRNA आप इसको कहते हैं, mRNA को दिया गया। ओके, क्या है mRNA और क्या ये काम करता है, ठीक है ना। असल में देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक टर्म है इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा, ठीक है ना। जरा समझना, पहले कुछ टर्म्स मैं आपको समझा देता हूँ, उसका एक बैकग्राउंड दे देता हूँ इस पूरे नोबेल प्राइज़ का, तो आपको चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएंगी। पता है हमारे शरीर में हमारे माँ बाप हमें देते हैं क्रोमोसोम्स, है ना। इसी क्रोमोसोम्स को आप एक्स 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 वाई कहते हैं, शायद आपने आपने जाना ही, पता ही होगा, इसकी वजह से हम मेल और फीमेल बनते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए, ये स्टैटिक पार्ट है, बायोटेक में मैंने आपको कराया भी है। यही डीएनए आगे चलकर डीएनए बनाते हैं, यही डीएनए आगे चलकर आरएनए बनाते हैं, यही आरएनए आगे चलकर डिफरेंट तरह के आरएनए बनाते हैं, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। और यही आरएनए, स्पेशली मैसेंजर आरएनए, इन तीनों के द्वारा, दोनों के सपोर्ट के द्वारा आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण करता है, आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी सीधा मतलब है जो क्रोमोसोम या डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर होते हैं डीएनए जो हमारे पेरेंट्स हमको देते हैं, उसी तरह का चलकर हमारे अंदर प्रोटीन यानी हमारा कैरेक्टर बनता है, हमारा प्रोटीन यानी हमारा कैरेक्टर बनता है। हम किस तरह के होंगे, हमारा सारा गुण हमारे डीएनए से डिसाइड होता है। ये डीएनए हमें मिलता है कहाँ, हमारे पेरेंट्स से। इस तरीके से चल के हमारे सारे गुण बनते हैं, ठीक है। और इसी डीएनए के अंदर होते हैं क्या, जीन। और किस तरह के जीन होते हैं, जीन मतलब वही हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे माँ बाप से हमारे अंदर जो गुण आते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स। जब बायोटेक में आपको पढ़ाता हूँ पूरे कंसेप्ट समझाता हूँ, डीएनए के अंदर जीन्स कहाँ होते हैं, किसी स्पेसिफिक डीएनए बेस पेयर के सीक्वेंस को हम एक जीन कहते हैं, ठीक है ना। और यही आगे चलकर धीरे धीरे प्रोटीन का निर्माण करता है। पहले बोला जाता था कि जो जीन एक्सप्रेशंस होते हैं, जो जीन के रेगुलेशंस होते हैं, कंट्रोल होते हैं, वो डीएनए के लेवल पर होते हैं। अब बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वो जो होता है एक्चुअल में वो यहाँ पर होता है। अच्छा, इस प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लीकेशंस। वो भी बता देता हूँ, तब मैं नाम लूंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लीकेशंस, डीएनए से डीएनए बनना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शंस, डीएनए से आरएनए बनना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शंस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शंस। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। पता है नोबेल प्राइज जो दिया गया वो यहाँ के लिए दिया गया, जो जीन एक्सप्रेशंस और रेगुलेशंस है ना, वो यही बोला गया कि यहाँ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर होता है, जहाँ पर माइक्रो आरएनए काम करते हैं। और यही माइक्रो आरएनए ले जाकर इस मैसेंजर आरएनए को गाइड करते हैं कि किस तरीके से जाके किस तरह के प्रोटीन बनेंगे।
और यहीं पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर सारे प्रोसेस होते हैं, और इसी कंसेप्ट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। यहीं पर मैसेंजर सॉरी माइक्रो आरएनए और मैसेंजर आरएनए दोनों अलग चीज़ें, ध्यान रखिएगा। ये छोटे से न्यूक्लियोटाइड के टुकड़े होते हैं, 30-40 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस है। और लेकिन मैंने आपको ये समझा दिया कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन वगैरह क्या होता है, कॉपी पे उतार लिया करो अगर ये सब चीज़ें नहीं पता है तो। लेकिन जिनको मैंने बायोटेक पढ़ाया उनको पता है, हाँ सर आपने पूरा समझाया था, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट। और आपको पता है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने और बताया था, आरएनए इंटरफेरेंस का, शायद कुछ लोगों को याद होगा। और आरएनए इंटरफेरेंस पे यूपीएससी ने 2018 के आसपास पीटी का क्वेश्चन पूछा है, किताब उठा के देखो, आपको दिखाया नहीं जाएगा। और यही आरएनए इंटरफेरेंस के बेस पे फ्लैश है टोमेटो करके एक पौधा था, जो मैंने आपको पीछे बैठे के करंट अपडेट्स में पढ़ाया हुआ है, जो दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, जिसे कॉमर्शलाइज किया गया था ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए, एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। देखा बच्चों, प्रॉब्लम क्या है कि आपके साथ स्टैटिक की प्रॉब्लम है, और ये चीज़ें मैं बोलता हूँ तो आपको बुरा लगता है। कुछ लोग तो ऐसा है कि कहते हैं कि सर इरिटेट हो गए, गुस्से में चीज़ें बोलते हैं। अरे भैया, इरिटेट और गुस्सा कहाँ। ओके, गुस्सा तो इसलिए कभी कभी होता है सिर्फ डिसिप्लिन रखने के लिए। जैसे पिताजी नहीं, प्यार आपसे बहुत करते हैं, नहीं गुस्सा कभी कभी क्यों जाते हैं, सिर्फ घर में अनुशासन रखने के लिए। टीचर गुस्सा क्यों होते हैं कभी कभी, सिर्फ अनुशासन रखने के लिए। अगर टीचर आपकी तरह हो जाए तो क्लास इनडिसिप्लिन होगी, तो क्लास ही कहाँ हो पाएगी। ठीक है, यही बात होती है, मैच्योरिटी मैटर करता है, आप कितने मैच्योर हैं। ठीक है, पर कोई बात नहीं, आएगा समय, आएगा समय, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा बच्चों। समय आपको बहुत ज़्यादा सीखे, और सबसे बड़ी चीज़ जो दिखाएगा सिखाएगा, आपको पता है क्या, धैर्य, पेशेंस। पेशेंस। सोचिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कितने पेशेंस में होंगे, कितनी गालियां आप लोगों को देते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, फिर भी अपना साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को देख लो, किसी को देख लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, यही चीज़ तो मैं आप में भी चाहता हूँ, पेशेंस होना चाहिए, बहुत आगे जाएंगे आप। चलिए, अब कहानी शुरू करते हैं पूरी, जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। अवार्डेड टू विक्टर एम्ब्रॉस और गैरी रुफकोन को ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। और पर्पस क्या है भाई, माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए। माइक्रो आरएनए से क्या होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशंस जो माइक्रो आरएनए करता है उसके लिए दिया गया। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन आपको सब पता है सर, आरएनए से जो डिफरेंट तरह के आरएनए बनते हैं उस प्रोसेस में। 1993 में एम्ब्रॉस और गैरी रुफकुन ने माइक्रो आरएनए डिस्कवर किया था। इन्होंने एक नीमेटोड्स है उसकी स्टडी की, उनमें अंदर होने वाली म्यूटेशंस के बारे में देखा। म्यूटेशन मतलब जो सडन जेनेटिक चेंजेस होते हैं, और इस नीमेटोड्स के अंदर उन्होंने देखा कि किस तरह के इनमें डिफेक्ट्स होते हैं जब ये जीव बढ़ रहा होता है, उनमें डेवलपमेंट हो रहा होता है। और उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि भाई देखो, पहले बोला जाता था कि जो जीन रेगुलेशंस होता है वो वाया ट्रांसक्रिप्टोन फैक्टर होता है, जो डीएनए से जो आरएनए बनते हैं उस केसेस में जाकर पूरा जीन एक्ट रेगुलेशन होता है। बाद में बोला नहीं नहीं नहीं, इस आरएनए से जो डिफरेंट तरह के आरएनए बनते हैं यहाँ पे होता पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन पे, ना कि यहाँ, यानी डीएनए के लेवल पे नहीं होता, आरएनए के लेवल पे होता है। जीन एक्सप्रेशन इज ऑल्सो रेगुलेटेड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, थ्रू स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल, जिसको हम माइक्रो आरएनए कहते हैं। माइक्रो आरएनए एक छोटा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। ये मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड होकर फिर आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी कैरेक्टर का निर्माण करता है, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। इसकी मदद से हमें क्या पता चलता है गाइस, कि हमें जीन रेगुलेशंस हमारे शरीर में कैसे होते हैं। अब बताओ, अगर जीन का कंट्रोल ही हम करना अगर करते हैं तो कैंसर वैंसर से तो फटाफट आप बचा लोगे ना, क्योंकि जीन ही अब नॉर्मल होकर कैंसर बनाते हैं, है ना। उसी को क्या कहते हैं, म्यूटेशंस। तो आप उसको सही कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, ये सारे उपचार कर सकते हैं भाई। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, पौधे और जंतुओं में इस तरह की समस्या को हम निपटा सकते हैं। व्हाट इज माइक्रो आरएनए, ठीक है, स्मॉल सिंगल स्ट्रैंड नॉन कोडिंग आरएनए सीक्वेंसेस होते हैं। नॉन कोडिंग मतलब ऐसा होता है जो कि कोई जेनेटिक एक्सप्रेशन जाके कोई प्रोटीन नहीं बनाते। फंक्शन क्या है, ये पूरे जीन एक्सप्रेशन तो कंट्रोल करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर। ये जाके मैसेंजर आरएनए को बाइंड करते हैं, कौन, माइक्रो आरएनए। मैसेंजर आरएनए से जाके अटैच करते हैं कि आगे चलकर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद पोस्ट ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन वगैरह को रोकते हैं जिससे प्रोटीन वगैरह के निर्माण नहीं होते हैं, वही सब चीज़ें हैं। एमआरएनए को डिग्रेड करते हैं ताकि मैसेंजर आरएनए आगे चल के प्रोटीन ना बनाए। ये माइक्रो आरएनए है और मैसेंजर आरएनए दोनों अलग अलग चीजें, कंफ्यूज मत करना। ये छोटा सा टुकड़ा है जो पूरे मैसेंजर आरएनए की गतिविधि को कंट्रोल करता है, जिससे आगे चलकर ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। चीजें आपको समझ में आती हैं। ये माइक्रो आरएनए सारा काम करता कहाँ है, ये सारा काम करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ना कि न्यूक्लियस के अंदर। कुल 1000 माइक्रो आरएनए जीन्स हैं जो ह्यूमन में हैं, लगभग लगभग।
ठीक है ना। और आपको बताऊं तो ये सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं, ये करीब करीब सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको माइक्रो आरएनए मिल जाएंगे, जो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर पूरा रेगुलेशन और कंट्रोल करते हैं। अब देखो चीज़ें मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी है, जीन रेगुलेशंस, जहाँ पर हम जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं ताकि जीन आगे किस तरीके से जाए। और ये जो अलाउ डिफरेंट सेल्स होते हैं, मसल, न्यूरॉन एटसेट्रा ना, ये डिफरेंट तरह के फंक्शन हमारी बॉडी में करते हैं, जिनका अपना एक डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, फिर बहुत आरएनए बने, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन से फिर ट्रांसलेशन प्रोटीन, इस तरीके से पूरे के पूरे जेनेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो मैंने आपको पीछे समझा दिया है। और डीएनए से जो कॉपी बनती है मैसेंजर आरएनए, उसके लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से ट्रांसलेशन जो होता है मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स की मदद के साथ चलकर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है। ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर मैं कह रहा हूँ, जो मैंने शुरुआत में आपको समझाया था, वहाँ मैंने आपको करीब करीब सारी चीज़ें ही समझा दी थी। आप में से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डिस्कवरी। ओके, पहला, सेलुलर डेवलपमेंट के एरियाज में कहाँ कहाँ काम हो सकता है। तो ठीक है, स्टेम सेल वगैरह को फिर से हम रिन्यू कर सकते हैं कंट्रोल करके। टिश्यू और ऑर्गन का डेवलपमेंट कर सकते हैं शरीर के अंदर। इम्यून फंक्शन कर सकते हैं शरीर के अंदर, इन्नेट जो बाई बर्थ इम्यूनिटी होती है, और या फिर जो हम आगे हमारे शरीर में इम्यूनिटी आती है, उसको हम अपने हिसाब से रेगुलेट करके ह्यूमन को बचा सकते हैं। ऑन्कोजेनेसिस, एबनॉर्मल माइक्रो आरएनए का जो फंक्शन होता है, जो कंट्रीब्यूट करता है कैंसर वगैरह को बनाने में, और डिफरेंट तरह के डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, उनको भी हम समझ सकते हैं। और बहुत सारी बीमारियां वगैरह को हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो आरएनए को हमेशा बायोमार्कर की तरह स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कैंसर वेंसर कैसे हमारे शरीर में हो रहा है, और इससे डिफरेंट तरह के उपचार भी लग सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन माइक्रो आरएनए के याद रखना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो हम लोग जब आरएनए के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना, मैंने बोला 3 तरह के आरएनए होते हैं, राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है ना, आपको पता होगा जब आरएनए से डिफरेंट तरह के आरएनए बनते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में, तो मैंने भी बोला राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफर, ये 3 तरह के आरएनए हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। ओके, यही मैसेंजर आरएनए होते हैं जो मैसेंजर के फॉर्म में काम करते हैं, डीएनए को राइबोसोम्स तक ले जाते हैं इंफॉर्मेशंस, और तब जाके राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को ले जाते हैं राइबोसोम तक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, सूचनाओं को जो डीएनए से राइबोसोम में ले जाते हैं, और ये मूव करते हैं अमीनो एसिड्स को राइबोसोम में ले जाकर प्रोटीन बनाने के लिए। राइबोसोमल आरएनए वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर चल के असल में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ होता है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिलहाल अगर आप इन पे डिटेल में जानना चाहेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा बायोटेक जानना होगा, पर इस पर आप दिमाग मत लगाइए, या माइक्रो आरएनए याद रखिए। माइक्रो आरएनए इसी मैसेंजर आरएनए को डिस्टर्ब करता है, बस ये ध्यान रखिएगा। आरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, राइबोसोम शुगर होते हैं, फास्फेट ग्रुप होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल, क्योंकि आरएनए में थाइमिन बेस नहीं पाया जाता। आप में से किन्होंने भी अगर 9th की स्टैंडर्ड की बायोलॉजी पढ़ी होगी, उनको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। अगला डिस्कशन है क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें हम लिथियम के बारे में बात करेंगे। देखो, असल में कहानी क्या है लिथियम को लेकर। इंडिया अर्जेंटीना लिथियम एग्रीमेंट होता है 2024 में, और जो कंपनियां इसके लिए आती हैं उनका नाम है काबिल भारत की, और दूसरा कैमाइन जो कि अर्जेंटीना की। काबिल का पूरा नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो 2019 में लाया गया एक ज्वाइंट वेंचर है। कई कंपनियां मिलकर, जैसे नाल्को, एचसीएल और एमईसीएल मिलकर ये काबिल को लाई हैं। इसका मिशन यही है कि हम जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जैसे लिथियम वगैरह जैसी चीज़ों को, ओके, उनको उनको हम क्या करें, उनको हम सिक्योर करें, क्योंकि इस तरह के एलिमेंट्स वगैरह, मिनरल एलिमेंट्स वगैरह हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इनको हम सिक्योर करें, बाहर विदेशों वगैरह से इनको उनको इनको हम लें, इनसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, वही चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। और यहाँ पर लिथियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पर्पस क्या है, लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग अर्जेंटीना में, इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ देखनी है। आपको पता होगा भारत में 2-3 साल पहले एक न्यूज़ आया कि भारत में रिसाई डिस्ट्रिक्ट, रियासी या रिसाई डिस्ट्रिक्ट करके है जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ जहाँ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है ना, जहाँ पर है वो जो शहर पड़ता है जिसके अंदर वो वैष्णो देवी वाला एरिया आता है, वहाँ पे सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व भारत का मिला है।
वैसे तो आज कहते हैं भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है लिथियम रिसोर्सेज के आधार पर अभी एक्सप्लोरेशन चीज़ें नहीं पता भारत को, तो ठीक है ना, इस तरह के एग्रीमेंट से हम एक्सप्लोरेशन वगैरह सीखेंगे। ठीक है ना, साफ साफ लिखा है, इससे फ़ायदा क्या है, टेक्निकल और ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस जो होंगे इंडिया में लिथियम एक्सट्रैक्शन को लेकर, वो भारत इन चीज़ों को आगे 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 अपनाएगा, जिससे अपने लिथियम को एक्सप्लोर कर पाएंगे सुरक्षित तरीके से। क्योंकि जहाँ आप लिथियम को निकालेंगे वहाँ पे अर्थक्वेक जोन है, बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन 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 हैबिटेंट एरियाज़ है ना, डाइवर्सिटीज़ है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम नुकसान पहुँचा सकते हैं। इन चीज़ों को अगर सही तरीके से हम समझ पाएंगे तो नुकसान नहीं होने देंगे। ओके, अदर की लिथियम सप्लाई इनिशिएटिव्स अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप हुआ है, जहां पर 5 प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के, इसमें 2 लिथियम और 3 कोबाल्ट पर आधारित है। और आपको पता होना चाहिए लिथियम कोबाल्ट दोनों बैटरीज में बहुत ज़्यादा यूज़ में लाए जाते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा कर्नाटक और छत्तीसगढ़ एरियाज में भारत में लिथियम अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है वो है जम्मू एंड कश्मीर में। लिथियम को ही हम वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। लिथियम की प्रॉपर्टी देखें तो लिथियम एल्कली मेटल है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, सिल्वरी वाइट होता है। इसका यूज़ बैटरी में, लाइट वेट में, एलॉयज़ में, न्यूक्लियर फ्यूज़न वगैरह में कर सकते हैं। इसके अलावा लिथियम वगैरह का उपयोग हम लोग जो मेंटल डिस्टर्ब लोग होते हैं, मतलब साइको एक्टिव बोल सकते हो, साइको एक्टिव टाइप के जो ड्रग्स होते हैं, वहाँ के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लिथियम जो पाया जाता है उसके अपने ओर्स हैं, लिथियम ओर्स हैं, जैसे स्पोडोमीन है, लेपिडोलाइट है, पीटियालाइट है और ब्राइंस है। याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या है ऐसे कुछ देगा। तो लिथियम जो प्रकृति में मिलते हैं वहीं ओर्स के अंदर मिलते हैं। मेजर प्रोड्यूसर्स कौन है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करें? चिली है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, जो दुनिया में लिथियम को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज़ में आते हैं। यानी आपको अगर लिथियम चाहिए, आपको इन सब जगहों से लेना हो। भारत के पास जो लिथियम ज़्यादा से ज़्यादा आप लेते हैं वो चाइना और हांगकांग से लेते हैं, जो आपको भी दिखेगा। लिथियम भारत में क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल के फॉर्म में डिसाइड किया गया, डिस्क्राइब किया गया, जो एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अंदर रखा गया है। एमएमडीआर क्या है? द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। द माइन एंड मिनरल्स रेगुलेशन डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इंडिया इज 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट, जहाँ पर हम ज़्यादातर चाइना और हांगकांग से इन चीज़ों को ले रहे हैं। भारत गवर्नमेंट जो है इंडिजिनस रिजर्व्स को एक्सप्लोर कर रहा है, जिससे हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस हो दूसरे कंट्रीज से वो कम से कम हो। लिथियम के साथ इसको हार्नेस करने के साथ बहुत दिक्कतें आती हैं, इसका गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, 6 से 8 साल लग जाते हैं इससे कमर्शियल प्रोडक्शन होते होते। एक्सट्रैक्शन जो होता है काफ़ी काफ़ी महंगा है इसको निकालना। इन्वायरमेंट में माइनिंग वगैरह जो करते हैं उसमें लैंड एरिया डिग्रेड होता है और पानी वगैरह पलूट होता है। रिस्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिजिनस कम्युनिटीज़, तो ह्यूमन राइट्स भी एक इशूज़ है। टेक्निकल गैप, लिमिटेड इंडियन एक्सपीरियंसेस हमारे पास अभी यहाँ पर हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं। और दूसरा अगला, सोशल पोटेंशियल अनरेस्ट इन द सेंसिटिव एरियाज लाइक जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि सेंसिटिव एरियाज हैं, यहाँ पर भी इशू हो सकता है इस तरह की चीज़ें अगर हम निकालते हैं तो। देखो वे फॉरवर्ड्स क्या है। फिलहाल लिथियम तो ज़रूरी है, जिस हिसाब से चीज़ें यूज़ में लाई जा रही है। इवन पीछे आप देखो, जब एनर्जी वगैरह के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था एज लिथियम के अल्टरनेटिव के रूप में हम लोगों के पास अब सोडियम आयन बैटरी और बहुत सारे और भी विकल्प हैं जो आ रहे हैं। अब मैंने कहा था सोडियम आयन बैटरी आपके पेपर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। एनर्जी के चैप्टर में अगर लिथियम आयन बैटरी और सोडियम आयन बैटरी के बारे में जानना चाहते हैं, इसके अलावा ग्रेविटी बैटरी के बारे में भी आप जाकर वहाँ देख लें, वहाँ पर मैंने लेक्चर्स में सारी चीज़ें कवर की हैं। इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, ठीक है, यूएस, जापान, साउथ कोरिया और ये सारे के सारे के बीच में, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है लिथियम माइन के ऑक्शंस को लेके। इंडियन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, जैसे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया में डेवलप की गई है, जो सिस्मिक एरियाज जैसे उत्तराखंड वगैरह में है, वहाँ काफ़ी सपोर्ट करेगी। कम्युनिटी की इंगेजमेंट है, जो लोकल्स लोग हैं वहाँ पर, उसके प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड कंपनसेशन के फॉर्म में उनको फ़ायदा मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होगा। और कैपेसिटी बिल्डिंग है, ज़्यादा ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट किए जाएंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जाएंगे, जिससे इनकी एक्सट्रैक्शन और रिसाइकलिंग तकनीकी को अच्छी तरीके से विकसित किया जा सके। ये वो मेजर जगह हैं जहाँ पर आप लिथियम रिजर्व्स देख सकते हैं। फिलहाल आपको बताऊं तो ये भी बड़ा डाउटफुल रहता है, कहीं कहीं 7th रैंकिंग, कहीं कहीं 5th रैंकिंग लिखा गया है। ओके, जो मेरे पास रिपोर्ट था वहाँ पे मुझे 5th लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स मिला, कहीं कहीं मुझे 7th भी दिखता है। ओके, मिलियन टर्म्स में अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा आपको बोलीविया में मिलेगा, नंबर 2 आपको चिली में मिलेगा, नंबर 3 आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, नंबर 4 आपको
चाइना में मिलेगा, नंबर 5 आपको इंडिया में मिलेगा, नंबर 6 आपको अर्जेंटीना में मिलेगा। ये लिथियम रिजर्व्स हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं। और ये भारत में है जहाँ पर आपको लिथियम रिजर्व मिलेगा, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, है ना, और छत्तीसगढ़ में। इन जगहों पर जहाँ भारत में आपको रिजर्व्स दिखते हैं। फिलहाल एक दो स्टेट्स 2 बार हो गए हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से वैसे भी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ, अगर आप देखो मेंस 2020-24 में। वही BTU सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, जो गाड़ी के अंदर लगाया जाएगा, सीधे सैटेलाइट से वो रिसीव कर लेगा सिग्नल्स। क्या है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस? अब आपको टोल प्लाजा वगैरह पे रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। कभी कभी आपको दिखता होगा कि टोल प्लाजा पे आपके गाड़ी में फास्टैग होने के बाद भी, फास्टैग तो RFID सिस्टम होता है, होने के बाद भी आपको वेट करना पड़ जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्लान किया है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस, ETC जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना। जो आप फास्ट टैग अपनी गाड़ी में RFID सिस्टम लगाते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में, उसके साथ साथ ये सिस्टम भी होगा। और अब एक हाइब्रिड मॉडल है जिसकी शुरुआत हो रही है। तो सर मतलब आप ये कह रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शंस जो GNS बेस वाली टेक्नोलॉजी और साथ साथ फास्ट टैग दोनों मिलकर एक हाइब्रिड मोड में भी गाड़ियां चलाई जाएंगी। हाँ, और धीरे धीरे हम इसको फास्ट टैग को हटाकर पूरी तरह से ETC की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की तरफ। GNN बेस्ड ETC क्या है? यहाँ पर सैटेलाइट द्वारा नेविगेशन किया जाता है। जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है उसके द्वारा हम व्हीकल के मूवमेंट को ट्रैक करेंगे और कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड हो रहा है, ठीक है, जो डिस्टेंस किसी व्हीकल द्वारा ट्रेवल्ड हो रहा है। इसमें क्या होगा, टोल प्लाजा पर एक इन्फोर्समेंट गैंट्रीज की मदद ली जाएगी। इन्फोर्समेंट गैंट्रीज की मदद से ये पता चलेगा जो जो GNS एनेबल्ड जो आपके व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। होगा क्या, एक सेंट्रलाइज टोल प्लाजा, जो एक टोल चार्जर होगा जो डेटा को प्रोसेस करेगा। कहाँ से? आपकी गाड़ी में, आपकी गाड़ी के अंदर एक ऑन बोर्ड यूनिट्स लगाई जाएंगी, जो मैं भी आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। ये ऑन बोर्ड यूनिट्स क्या करेंगे, लिंक्ड होगी सीधे किससे? उसी तरह से जैसे कि फास्टैग लिंक होता है पेमेंट से, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका मूवमेंट जब होगा तब आपको कोई बैरियर नहीं होगा, हटा दिया जाएगा और डिस्टेंस बेस्ड टोलिंग के हिसाब से आप पेमेंट भी देंगे। आपने कितना डिस्टेंस कवर किया ये आपको हमेशा रीड होगा। और इस तरह से हम लोग एक इंटरनेशनल टोलिंग स्टैंडर्ड की तरह अपनी गाड़ियों को ले जा सकेंगे, जो विदेशों में सिस्टम काम कर रहे। याद रखेगा, ये OBU इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ऑन बोर्ड यूनिट्स क्या होती हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम है जो आपको समझाने की कोशिश की गई है गाड़ियों में क्या होगा। देखो यहाँ पर एक ऑनबोर्ड ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। सैटेलाइट से सिग्नल आ रही है आपकी गाड़ी में, जैसे फास्टैग होता है उसी तरह से OBU लगा होगा, ऑनबोर्ड यूनिट्स जो व्हीकल्स में लगे होंगे। ये GNS से जो सिग्नल्स आएंगे आपकी गाड़ियों में यहाँ रिसीव होंगे। देखो GNS के सिग्नल्स आपके व्हीकल में जो पोजीशन होगा OBU में, ऑन बोर्ड यूनिट्स वहाँ पे रिसीव होंगे। फिर आपके अगल बगल जहाँ भी होंगे वहाँ पे टावर होगा, ठीक है ना। टावर के द्वारा आराम से जो GSM वेसम के फ़ोन होंगे वहाँ पर सेलुलर नेटवर्क से वो जुड़ा होगा। क्योंकि जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन जब हम चलते हैं तो क्या होता है, नेटवर्क में जुड़ा होता है किसी टावर के रेंज में। तो ये OBUs जैसे सैटेलाइट सिग्नल आएगा ये आपको उससे जुड़ा होगा। और उसकी एक प्रॉक्सी होगी, एक सर्वर हार्डवेयर होगा जहाँ पर सारे डेटा सेव होंगे। सर्वर वो जगह होती है जहाँ पे डेटा सेव होते हैं। तो उन्हीं डेटास के द्वारा टोल सिस्टम का एक बैक ऑफिस होगा जहाँ पर जितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होंगी सारी गाड़ियों के डिटेल होंगे और यहाँ पे एक्सेस होगा कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, और इस बेसिस पर आपका टोल वगैरह कट जाएगा डिस्टेंस वाइज। ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नए भारत में एक नए भारत की शुरुआत इस तरीके से होने जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई है और ये पिक्चर से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी एक्चुअल में पूरा कंसेप्ट क्या है। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जिसको कहते हैं BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। इवन इलॉन मस्क ने एक प्रोजेक्ट पर काम किया जिसका नाम है न्यूरालिंक, सुना होगा। ये एक्चुअल में यही है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का ही कंसेप्ट है। ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का ही कॉन्सेप्ट है। क्या है इसमें, आप जरा समझना। असल में न्यूरालिंक्स ब्लाइंड साइट करके एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। मैंने बोला न्यूरालिंक इलॉन मस्क की कंपनी है।
जिन्होंने क्या किया है, ब्लाइंड साइट्स है ना, न्यूरालिंक्स का एक ब्लाइंड साइट करके कंपनी, सॉरी ब्लाइंड साइट करके कंसेप्ट है जिन्होंने पूरा किया, जहाँ पे एक शख्स है जिसके पास हु इज द ब्लाइंड ड्यू टू लॉस ऑफ बोथ आइज इन द ऑप्टिक नर्व्स, और उसके विजन्स को यहाँ पर लाने की कोशिश की गई, और वो व्यक्ति अब देख सकता है बिकॉज ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ओके, न्यूरल लिंक द्वारा एक ब्लाइंड साइट डेवलप किया गया जो एक तरह से ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के प्रिंसिपल पर काम करेगा, जिससे हम रिस्टोर करेंगे विजन। ठीक है, ये एक अलग ही चीज़ है जो समय के साथ होने वाली है। ओके, एक क्रिटिकल मेडिकल टेक्नोलॉजी है, आपको देखा जाए तो ये विकसित हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये करता क्या है, ब्रेन सिग्नल, बीसीआई डिटेक्ट द ब्रेन सिग्नल, जैसे आपके ब्रेन के अंदर कोई चीज़ चलती है उसको रिसीव कर लेता है, और जैसे कंप्यूटर के अंदर सारा का सारा प्रोसेस होता है एग्जैक्टली वो सारी चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर भेजकर उससे प्रोसेस कराता है, और उसके बेसिस पर जो एक्सटर्नल डिवाइस लगे होते हैं जिनके द्वारा काम कराना होता है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, है ना, बिना किसी मसल या न्यूरॉन्स के। यही पूरा बेसिक कंसेप्ट है जो बीसीआई जिस पर बेस्ड होकर काम करता है। तो बीसीआई क्या है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है ना, जो ब्रेन के सिग्नल्स को सीधा लेकर उसके हिसाब से डेटा को स्टिमुलेट करके अपना काम करता है। ठीक है, इसे की कंपोनेंट्स में आपको सेंसर मिल जाएंगे, कंप्यूटर मिल जाएगा, आउटपुट डिवाइस मिल जाएगा, और फीडबैक लूप मिल जाएगा। फिलहाल इनको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ। यहाँ ये जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है ना, अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। देखो, एक तो जो बीसीआईस हैं, एक तो इन्वेसिव टाइप का हो सकता है, नॉन इन्वेसिव टाइप का हो सकता है, और पार्शली इन्वेसिव टाइप का हो सकता है। ओके, जो न्यूरालिंक इम्प्लांट है एक्चुअल में वो इन्वेसिव टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर जो जो चीज़ इम्प्लांट की गई आपके ब्रेन के अंदर वो एक्चुअल में ब्रेन के अंदर की गई है, यानी ब्रेन टिश्यू के अंदर, वो इन्वेसिव होता है। जो कोई चिप वगैरह आपकी बॉडी में स्कैल्प वाले एरियाज में लगाया जाता है, यहाँ वाले एरियाज में, यहाँ वाले एरियाज में, उसको हम कहते हैं नॉन इन्वेसिव। और जो इन दोनों के बीच वाले एरिया में होता है, स्कल वाले एरिया में लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं पार्शली इन्वेसिव। जैसे ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, एफएमआरआई, फंक्शनल एमआरआई और ईसीओजी, ये सब अलग अलग जगह। ईसीओजी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राफी, एक तरह का इंटर क्रेनियल इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी है। ठीक है, ये जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हैं कई तरह के हो सकते हैं, इन्वेसिव भी हो सकते हैं, नॉन इन्वेसिव नेचर के भी हो सकते हैं, पार्शली इन्वेसिव नेचर के हो सकते हैं। वहां पर अलग अलग जगह पर आपके ब्रेन में चिप्स लगाए जाएंगे। ठीक है ना, और ये जगह क्या होती है मैंने इस ब्रेन के सेक्शन से आपको दिखा दिया। जो न्यूरालिंक इम्प्लांट है वो एक्चुअल में वो ब्रेन टिश्यू वो इन्वेसिव ही होता है, जो डायरेक्टली आपके ब्रेन में चिप लगाकर चीज़ों से मदद की जाती है। फ़ायदा क्या है, मेडिकल में जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, जो मेंटल वेलनेस है मॉनिटर कर सकते हैं, स्ट्रेस इमोशंस, कॉग्निटिव इन्हांसमेंट, मेमोरी और डिसीजन सपोर्ट दिया जा सकता है, और गेमिंग वर्चुअल रियलिटीज़ में भी यहाँ पर बहुत सारी मदद ली जा सकती है। गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी में भी बहुत सारी मदद ली जा सकती है। देखो, यहाँ पर आपको ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, पहले क्या होता है, आपके ब्रेन में डिसीजन हुआ कि हमें ये लैंप जलाना है, इस बल्ब को जलाना है। ठीक है ना, तो क्या होता है, आपका जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या होगा, एक कंप्यूटर जो आपके ब्रेन से जो सिग्नल गया उसे क्या होगा, कंप्यूटर इस चीज़ को एनालाइज करेगा कि आपके ब्रेन में इस तरह के इम्पल्स जनरेट हुए हैं। तो इम्पल्स कंप्यूटर एनालाइज योर ब्रेन एक्टिविटी आइडेंटिफाइंग दैट टू विश टू टर्न ऑन द लैम्प, इट सेंड अ सिग्नल टू द लैम्प इंस्ट्रक्टिंग टू टर्न ऑन। यहाँ से सिग्नल जाएगा लैम्प के पास और ये लैम्प जाकर ऑन कर देगा। लेकिन आपके ब्रेन को यहाँ कंप्यूटर से जोड़ा गया था, जो आपके ब्रेन में चीज़ें चली, ब्रेन के अंदर वो चिप था जिसने इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर से वो सिग्नल चला और जाके लैंप ऑन हो गया। ये एक्चुअल में आउटपुट क्या होता है, द डिवाइस द लैंप रिस्पॉन्सिबल टू सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर बाई बाई टर्निंग ऑन। ऊपर वाला तो आपका एग्जीक्यूटिव प्लान है, आपने सोचा जाके फिंगर दबाया, यहाँ पे आपने सोचा कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन गया, यही ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का प्रोसेस यहाँ आप देख सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की, एंडलेस है दोस्त, एंडलेस है। मेडिकल कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ सर, अभी आपने डिसेबिलिटीज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बताई था, मेंटल वेलनेस के लिए कर सकते हैं, रियल टाइम ब्रेन एक्टिविटी, इन्हांस मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव इन्हांसमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ गेमिंग वगैरह भी खेल सकते हैं वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के द्वारा। चैलेंजेस क्या क्या है भाई, निगेटिव्स में है, टेक्निकल कॉम्प्लेक्स ब्रेन सिग्नल होता है। ओके, इंटरप्रेटिंग कॉम्प्लेक्स ब्रेन सिग्नल्स, वीक सिग्नल क्वालिटीज। ठीक है, एक ये भी चीज़ हो सकती है।
ठीक है, कि ब्रेन सिग्नल एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता है, कैसे कंप्यूटर क्या रिस्पॉन्स देगा। और हो सकता है कि सिग्नल्स काफ़ी कमज़ोर हों जो ब्रेन वगैरह के पास से जाकर कंप्यूटर के पास जा रहा, हेल्थ रिस्क भी मैटिव कर सकता है। ओके, ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर जो इन्वेसिव इम्प्लांट्स किए गए हैं, ये किसी तरह के इन्फेक्शंस वगैरह भी कर सकते हैं। प्राइवेसी, अनऑथराइज चीज़ें भी ब्रेन के डेटा को एक्सेस कर लेगा कंप्यूटर्स। सिक्योरिटी, यहाँ पर ब्रेन हैकिंग वगैरह भी हो सकती है। लीगल और एथिकल इश्यूज, अभी तक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉज और सेफ्टी सिस्टम नहीं बना है डेटा प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक एथिकल और लीगल इशू भी हो सकता है। बताओ, कमिंग फ्यूचर में ब्रेन की हैकिंग होगी, आप क्या सोचते हैं? मेरे दिमाग में मैं पहले ही जान जाऊंगा उन चीज़ों को हैक करके। अगला कॉन्सेप्ट है जिससे हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर। देखो, पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2023 के आसपास मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा 23 के फिल्म्स में, मेरे ख्याल से 23 ही फिल्म्स था, वहाँ पे उन्होंने एक्सीलरोमीटर पे क्वेश्चन पूछा। एक्सीलरोमीटर पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। और जब एक्सीलरोमीटर पे क्वेश्चन पूछा तो एक्सीलरोमीटर का जो क्वेश्चन था वो एक्चुअल में पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पर ही बेस्ड था। अब आप पूछोगे सर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जिनके पॉलीमर्स को हम लोग यहाँ पर लेकर करंट अफेयर्स में बात कर रहे हैं। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे ही इनमें कोई मैकेनिकल स्ट्रेन आता है, जैसे ही कोई इनमें मैकेनिकल स्ट्रेन आता है, कोई भी चोट या उस तरह की कुछ भी चीज़ आती है, लड़ता भिड़ता, वहीं से तुरंत ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होता है, उनका सिग्नल जो होता है कैस्केडिंग इफेक्ट के फॉर्म में, उनका सिग्नल एक कैस्केडिंग इफेक्ट के फॉर्म में, एक कैस्केडिंग इफेक्ट के फॉर्म में पूरी की पूरी बॉडी के अंदर का, मतलब जो भी सिस्टम लगाया है ना, कोई मशीन या टूल्स, उसको रिस्पांस देता है। जैसे आपकी गाड़ी लड़ी, पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, उनमें लड़ने का एक मैकेनिकल स्ट्रेन आया, इलेक्ट्रॉन्स निकले, उसकी वजह से आपका एयरबैग खुला। ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स की वजह से ही होता है। जैसे मान लो मैं वीडियो गेम खोल रहा हूँ, मोबाइल को ऐसे रखा है, मुझे ऐसे नहीं खेलना, स्क्रीन को बड़ी करनी, मैंने ऐसे कर दिया तो मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन था वो टर्न हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं जो एक्सीलरोमीटर जो काम करता है टेक्निकली, जिसको यूज़ करने के लिए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, ये सारे उसके एप्लीकेशंस हैं। ओके, ये सारे उसके एप्लीकेशन किन चीज़ों के बने होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ देखो पीजोइलेक्ट्रिक पॉलीमर्स नैनो कंपोजिट्स एक स्मार्ट सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम है जो डेवलप किया गया। ओके, किसने डेवलप किया? तो यहाँ देखो, एक तो डीएसटी है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। डीएसटी का एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ सीएसआईआर, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, एनसीएल जो है पुणे, इन्होंने मिलकर एक पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट स्मार्ट सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम को डेवलप किया है। क्या है ये? एक पॉलीमर है, पीजोइलेक्ट्रिक पॉलीमर है क्या? ये ऐसा पॉलीमर है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट करता है जब उस पर किसी भी तरह कोई मैकेनिकल स्ट्रेस या स्ट्रेन आता है। सर आपने सारी कहानी पीछे ही समझा दी है। मैकेनिकल एनर्जी से ही इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। इनमें क्या होता है? सेंसर्स होते हैं, एक्टुएटर्स होते हैं और अलर्ट सिस्टम होता है। यस सर, जैसे कि एयरबैग का खुलना, जैसे कि जैसे जैसे कि मोबाइल फ़ोन के टर्न होने पर स्क्रीन में चेंजेस होना। पीजोइलेक्ट्रिक पॉलीमर्स के अंदर क्या क्या आते हैं आपको बताऊं, तो पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड्स आते हैं। इसके अलावा कोपॉलीमर्स में पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड्स, ट्राईफ्लोरोइथाइलिन आता है। इसके अलावा पॉलीयूरेथेन्स, पॉलीमाइड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अदर नोटेबल पीजोइलेक्ट्रिक पॉलीमर्स में पॉलीलैक्टिक एसिड, पीएलए, सेलुलोज और नाइलॉन 11 भी है। ये कुछ नाम हैं जो मैंने अलग से आपको निकाल कर यहाँ दे दिया है, ठीक है, आपके पेपर के लिए। अब आते हैं इधर, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है भाई, इनमें ना अच्छा खासा स्ट्रेस कांस्टेंट होता है, हाई पीजोइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कांस्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलास्टिक स्टिफनेस होता है, लो मैकेनिकल इम्पीडेंस होता है, लाइट वेटेज एंड फ्लेक्सिबल होते हैं और हाई डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होता है। इन सब के अलग अलग फीचर्स हैं। अगर
हाई पीजोइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कांस्टेंट होता है, तो ये सिरेमिक बेस सेंसर की तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर इनमें लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलास्टिक स्टिफनेस है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, मतलब हाई वोल्टेज वगैरह पे भी इनमें प्रॉब्लम नहीं होती। अगर लो मैकेनिकल इंपेडेंस है तो मेडिकल और अंडर वाटर एप्लीकेशंस के लिए हम इनको बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लाइट वेट फ्लेक्सिबल है तो इनका ईजिली फॉर्म्ड इनटू कॉम्प्लेक्स शेप, ठीक है। और अगला हाई डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है तो इसमें स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है देन सिरेमिक्स की कंपैरिजन में। एप्लीकेशन देखें तो प्रेशर्स और वाइब्रेशंस में इनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह का टर्न है ना, टर्निंग वर्निंग कितना है ना, उन सब चीज़ों को स्टडी करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी मशीन में वाइब्रेशन कितना आता है उनकी स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी स्मार्ट सरफेस एंट्री डिटेक्शन सिस्टम को रियल टाइम सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम के साथ कर सकते हैं, जैसे अभी आपने एयर बैग देखा था। इसके अलावा वेरेबल टेक्नोलॉजी इंट्रूडर डिटेक्शन टच सेंसिटिव अलार्म्स पे भी कर सकते, जैसे आपको बताऊं, जैसे हमारे हाथ में एक वेरेबल डिवाइस है, ठीक है, और वो वेरेबल डिवाइस जब मैं वॉक करता हूँ तो मेरी कैलोरी कितनी बर्न हुई, मैं कितनी सीढ़ी चढ़ा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी इन्हीं पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल से ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो वेरेबल डिवाइसेस होते हैं, जैसे अभी मैं आपको ये देखा था ना, ये मेरे पास एक वेरेबल डिवाइस है, ठीक है ना, जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। जब इसको लगा कर मैं वॉक करता हूँ या जो भी एक्सरसाइज या जिम में जाता हूँ, मेरी कितनी कैलोरी बर्न है, मुझे सारी चीज़ें ये बताता है ना। आपको समझ में आ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो वेरेबल डिवाइस है, ठीक है। अब आप में से काफ़ी लोगों को समझ में आएगा, अच्छा तो सर जितनी कैलोरी बर्न हुई है, कितने किलोमीटर वॉक किया है, ये सारी चीज़ें, बिल्कुल ये वही चीज़ें तो ही हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं। अगला कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं कवच सिस्टम। देखो कवच सिस्टम असल में रेलवे के अंदर प्रयोग में लाया जाता है, और ये कोई करंट अफेयर्स नहीं, आपको सच बताऊं तो ये एवरग्रीन टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं मिसलेनियस टॉपिक में आपको कवर कर देता हूँ कैसे कवच सिस्टम काम करता है और रेलवे में जो ट्रेन्स के कोलिजन्स वगैरह हैं उनको बचाता है। फिलहाल अभी कवच सिस्टम ट्रेन्स में काफ़ी हद तक डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन समय के साथ साथ इनको और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। एक इंडिया द्वारा डेवलप इंडिजिनस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो डेवलप किया गया है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, एटीपी के नाम से जानते हैं, ऑटोनॉमस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। इसको डेवलप किया गया है कुछ कोलैबोरेशन के द्वारा, RDSO रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि कोलैबोरेशन वर्क है मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, HBL पावर सिस्टम लिमिटेड का और कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम कंपनी का। RDSO ध्यान रखना, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है ना, जो एक कोलैबोरेशन वर्क है इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का। ये काम कैसे करता है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, इनके अंदर RFID सिस्टम होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और साथ ही साथ अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित होकर ये सूचनाओं को लेते और देते हैं। इनमें क्या क्या होता है, लोकोमोटिव्स, ट्रैक साइड इक्विपमेंट्स और सिग्नलिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज, आपके लोकोमोटिव्स यानी ट्रेन्स की मूवमेंट्स, ट्रैक साइड इक्विपमेंट्स जो ट्रैक के अगल बगल के जो इक्विपमेंट्स हैं, और साथ साथ जो सिग्नलिंग सिस्टम है, रेड लाइट ग्रीन लाइट के सिग्नल गलत तो नहीं आ रहे, इन सारी चीज़ों की स्टडी करता है इनके द्वारा। इसमें रियल टाइम बेसिस पर ये कोऑर्डिनेट करता है ब्रेक को लगाने में, लोको पायलट को अलर्ट करने में, प्रिवेंट करता है सिग्नल पासिंग एट द डेंजर एरियाज। किसी डेंजर एरियाज में है ना, उल्टी सीधे सिग्नल्स वगैरह के पास होने से बचाता है। मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया टू मिनिमाइज द कोलिजन्स। की फीचर्स क्या है, ये ओवर स्पीडिंग को रोकता है, सिग्नल वायलेशंस को रोकता है, ऑटोमेटिक हॉल्ट ट्रेन्स है ना, इसे क्या करता है, अनदर ट्रेन को ये डिटेक्ट कर लेता है सेम ट्रैक पर अगर आ रही होती है, जिससे इसकी स्पीड और चीज़ों को रोक देता है। ये ट्रांसमिट सिग्नल इंफॉर्मेशन भी ये भेजता है। लोकोमोटिव कॉन्टिन्यूस, स्पेशली यूजफुल इन द लो विजिबिलिटी फॉग वगैरह में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उसे लगातार सिग्नल्स आ रहे होते हैं फॉग वर्क एरियाज में, है ना। सेफ ऑपरेशन सिस्टम है इन इंक्लीमेंट, यानी जो डिफिकल्ट वेदर में हमें सुरक्षित रखता है, और साथ साथ एक तरह से ड्राइवर को एक असिस्टेंस भी देता है, जैसे कोलिजन्स वगैरह भिड़न पड़न नहीं होती, तो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की तरह भी काम करता है ये कवच। अगला कॉन्सेप्ट है 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी। देखो एक नोटों के अंदर इस तरह की चीज़ लगाई गई है, और ये चीज़ जापान में इसकी शुरुआत हुई है। जापान में पहली बार एक ऐसा हुआ कि फर्स्ट न्यू बैंक नोट्स जो 20 साल में लाए गए इस तरीके का, जहां पर 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जिससे
नोट्स असली हैं या नकली हैं, इसको समझने में मदद मिलेगी। और इस तरह के होलोग्राम को बना पाना पॉसिबल नहीं है, जो अलग अलग तरह के लाइट बीम्स वगैरह देते हैं। यहाँ पर 3D होलोग्राम में 3 डायमेंशनल इमेजेस आते हैं, जो असल में लाइट्स जब इनसे पास होता है तो डिफरेंट तरह के इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे गुणों से होकर गुजरते हैं ये, जिसके माध्यम से हमें आसानी से अपनी आँख में ये दिख जाता है कि नोट्स की विजिबिलिटी सही या गलत है। असल में एक रेगुलर 3D प्रोजेक्शंस के अपोजिट, है ना, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आते हैं, तो इनको कुछ विशेष तरह के 3D इमेजेस के द्वारा यहाँ पर समझा जाता है। ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटर जनरेटेड होलोग्राम है। AR/VR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जो जापान ने अपने नोट में यूज़ किया है। और दूसरा ये ऑप्टिकल होलोग्राम पर है, जहाँ पर यानी बैंक नोट्स और डिस्प्ले सिस्टम पर बेस्ड होगा। ऑप्टिकल मतलब विजिबल बेसिस पर आप अपनी आँख से देख सकते हैं। यहाँ पर होलोग्राम को आसानी से पता क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लाइट पैटर्न है जो यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसको इजीली वेरीफिएबल है बाय ट्रेन पर्सनल। आप लोग को थोड़ी बहुत अगर यहाँ पे सूचना दे दी जाए, आप किसी नोट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक तरह से हाई सिक्योरिटी लेयर है, जिससे जो करेंसी की जो फ्रॉड होती है, उल्टे सीधे नोट छप जाते हैं और पहचानने में दिक्कत होती है, उनको हम समझ सकते हैं। अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसको हम कहते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। क्या है लिक्विड नाइट्रोजन? देखो, लिक्विड नाइट्रोजन पे एक छोटा सा एक पिक्चर है, जहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे लिक्विड नाइट्रोजन को हम लोगों ने कई जगह देखा है। अगर आप एक टर्म्स जानते हो क्रायो प्रिजर्वेशन, तो सर आप जानते होंगे जो नीचे क्रायोथेरेपी लिखा हुआ है। लिक्विड नाइट्रोजन है क्या, जरा समझना। लिक्विड नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, कलरलेस है, ओडरलेस है और इनफ्लेमेबल है, जलता भी नहीं है, और एक्सट्रीमली कोल्ड एलिमेंट्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है -196 डिग्री सेल्सियस है, या -320 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? रैपिड कूलिंग और फ्रीजिंग ऑफ फूड के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। फूड वगैरह वैसे ही प्रिजर्व होकर पड़ा रहेगा। क्रायोथेरेपी इन द वेलनेस एंड द स्पोर्ट इंडस्ट्री वगैरह में कर सकते हैं, क्रायोथेरेपी कर सकते हैं। टेस्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ मटीरियल्स एंड डिवाइसेस की टेस्टिंग भी लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से की जाती है। ठीक है, हेल्थ इंपैक्ट्स भी है। लिक्विड नाइट्रोजन कैन स्कॉच बॉडी ऑर्गन्स के लिए नुकसान हो सकता है, स्क्रोच वगैरह कर सकते हैं, हमारे लिप्स, टंग्स, थ्रोट और लंग्स और स्टमक को डैमेज कर सकते हैं, और लंग्स वगैरह में CO2 प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी को अनकंसिस्टेंस कर सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर CO2 वगैरह के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, और CO2 हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। तो ये लिक्विड नाइट्रोजन है, जो आप बहुत सारे तरीके से यहाँ देख सकते हैं। और क्रायो प्रिजर्वेशन जैसी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, है ना। क्रायोथेरेपी से मैं जोड़ देता हूँ। लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप किसी सेल, स्टेम सेल, टिश्यूज, किसी जीन वगैरह को प्रिजर्व करके रख भी सकते हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन और भी हो गया। मतलब क्रायोथेरेपी, है ना, वेलनेस वगैरह में, कम टेम्परेचर वगैरह में बॉडी के अंदर बहुत सारी हीलिंग प्रोसेस की जाती है, तो वहाँ के लिए भी लिक्विड नाइट्रोजन एक अच्छा ऑप्शन है। अगला टॉपिक है जिसका नाम है थर्माइट्स। थर्माइट्स एक तरह का ड्रैगन ड्रोन्स है। इसको यूज़ किया है ना, भारत ने नहीं, अन्य कंट्री ने यूज़ किया, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थर्माइट्स वो बड़ा यूनिक तरह का ड्रोन था, मैंने कहा कि मुझे बताना चाहिए क्लास में। ठीक है, ये ड्रैगन ड्रोन्स क्यों कहते हैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से ड्रैगन जैसे नहीं मुंह से आग निकालता है, वैसे ही ये भी है कि इनसे आग निकलते हैं, फायर निकलते हैं, आपको भी समझ में आएगा। रिलीज थर्माइट्स, drones that release थर्माइट्स एक हाई टेम्परेचर इंसेंडियरी मिक्सचर है, जिसमें एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड्स होते हैं। इसका उपयोग जनरली जो वेल्डिंग वगैरह होता है रेलवे ट्रैक्स में, उसके लिए किया जाता है। लेकिन इसका उपयोग आपको बताऊं, रशिया यूक्रेन वार में सितंबर 2024 के दौरान इस ड्रोन को पहली बार देखा गया था। ये क्या करता है? एक विजुअल सो ड्रोन्स है जो जो फायर की रेनिंग करता है, मतलब आग की बारिश, जैसे ड्रैगन अपने मुंह से निकालता है, इसीलिए इसका नाम ड्रैगन ड्रोन्स रखा गया। ठीक है ना, ड्रैगन ड्रोन्स अब समझ में आ गया होगा। थर्माइट इग्निशंस क्या होता है आपको बताऊं, एक सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन है, जहां पर कुछ इलेक्ट्रिकल फ्यूजन के द्वारा उस ड्रोन्स में कुछ रिएक्शन कराए जाते हैं। ये किसी भी मेटल, किसी भी फैब्रिक, किसी भी ट्री, किसी भी व्हीकल को, यहाँ तक कि पानी के अंदर की चीजों को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑन ह्यूमन कांटेक्ट अगर देखा जाए तो एक तरह से फैटल बर्न है, और यहाँ तक कि हड्डियां तक गला सकता है। ये बहुत ही प्रिसिजन ड्रोन्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। काफी बाईपास डिफेंस वगैरह के लिए, कैरिंग थर्माइट्स एंड मेकिंग देम हाईली लीथल एंड इफेक्टिव।
इंटरनेशनल लॉज वगैरह भी इस तरह की चीज़ों को लेकर अभी तक नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात बताऊं तो इस तरह के इंसिडेंसरीज वेपन जो हैं जो सिविलियन टारगेट्स भी कर सकते हैं वो खतरनाक भी हो सकते हैं। कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स यूएन कोल्ड वार के अंतर्गत इस तरह की चीज़ों को रोकने की बात की गई है, लेकिन ये मानव को भी, नाम जनता को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। देखो, अगला कंसेप्ट है क्वांटम टेलीपोर्टेशंस। पर आप सबसे एक गुजारिश है, जो लोग मुझे यहाँ क्वांटम टेलीपोर्टेशन में सुन रहे हैं, आप यूट्यूब पर जाइए, ओके, और एक वीडियो होगा करीब 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा, देखिएगा, ठीक है। 25 से 30 मिनट का वीडियो ज़रूर देखा जहाँ पर मैंने आपको क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बताया है। सारी चीज़ें एक ही जगह पे मैंने बताई हैं। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बताया है, वहाँ पर मैंने आपको क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है, वहाँ पर मैंने आपको क्वांटम सैटेलाइट्स के बारे में बताया है, सुनिएगा, क्वांटम सैटेलाइट्स के बारे में बताया है वहाँ पर मैंने आपको, ठीक है, वहाँ पर मैंने इसके अलावा आपको ये क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में बताया है, क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में बताया है, और प्लस क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जाइए और वहाँ से देखिए, मेरी गुजारिश है आप सबसे, और अभी जाइए और अभी देखिए, ठीक है ना। क्वांटम टेलीपोर्टेशन को मैं इस पीडीएफ में इसीलिए लाया हूँ कि कहीं ऐसा ना हो चीज़ आपको बताना भूल जाऊँ, जब ये आएगा तो वहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि यूट्यूब पे ये वीडियो डालिए क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन, और डालिए रवि अग्रडी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ मैं यहाँ पे कवर नहीं करने वाला, इसको मैं यहाँ पे स्किप करने वाला हूँ, ठीक है, और आपको बताऊँगा ज़रूर, ठीक है। इधर आओ, क्योंकि देखो, समझना बहुत ज़रूरी है, जो मेहनत मैंने की है, ठीक है ना, वो आपको दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ आओ। कम से कम आधे घंटे के आसपास है क्वांटम कंप्यूटर टेलीपोर्टेशन, एक दो सम लिखता हूँ और आगे मैं लिखता हूँ रवि अग्रहरी, ठीक है। ये सामने खोल के दिखाऊंगा मैं, ठीक है। रवि अग्रहरी सर, इधर आ जाओ, चलो ये देखो बच्चों, आप यहाँ जाओगे, ये देखो, इसको आप यहाँ पे टिक करो, ठीक है। देखो, क्वांटम कंप्यूटेशंस, टेलीपोर्टेशन, इंटैंगलमेंट, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, यूपीएससी रवि अग्रहरी सर, इसको क्लिक करो। समझो जो मैं कह रहा हूँ, सबको सामने खोल के दिखा रहा हूँ, देखो, ये है जो सामने खोला है, ये आगे आने वाले सालों के लिए इम्पोर्टेंट है। और मेरी गुजारिश है, मुझे उल्टा सीधा बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, चाहे गालियां दो, चाहे प्यार करो, फर्क नहीं पड़ता भाई, ये वीडियोस देख लो, ठीक है, भले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जो अच्छे बच्चे हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा मोटिव यही है, ठीक है। मैं सिर्फ कहता हूँ एक बच्चा भी सेलेक्ट हो जाए, वो उन सैकड़ों बच्चों के मुंह पे तमाचा है जो उल्टी सीधी बातें करते हैं और उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, जिनको लगता है यूपीएससी उनके बस का नहीं है। एक बच्चा बस रिजल्ट दे दे और वो सबके मुंह पे तमाचा मारेगा, मैंने वो चीज़ें की थी, मेरा निकला है, ठीक है। देखो, ध्यान रखना, इसको आप जाइए और देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक को मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल में, देखो 29 मिनट का वीडियो है जो बहुत डिटेल में हुआ है, इसको मिस मत करो दोस्त, बड़ी मेहनत की है इन सब चीज़ों को बनाने में, बड़ी मेहनत की है, आप समझोगे नहीं इन चीज़ों में मैंने कितनी मेहनत की है। और सबसे इंटरेस्टिंग आपको और चीज़ क्या बताऊँ, है ना,
वो मेरे को उस बच्चे ने बोला, थोड़ा सा आहत मुझे लगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। हो सकता है बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट, देखो सिर्फ 346 लोगों ने देखा है, ठीक है, इसीलिए क्योंकि मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए क्लासेस बनाता हूँ, वो हैं आप जो सुन रहे हैं। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल इसमें कुछ भी कोई भी ऐसी शर्म नहीं है करने की कि मैं क्या कहूँ, लेकिन मैंने इन चीज़ों को बनाया है और मैं चाहता हूँ आप इसको देखें। क्वांटम सुप्रीमेसी, सिनकोमोर प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें देखिए, ठीक है। चलिए अब हम लौट के आते हैं, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और यही चीज़ बच्चों मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, आपसे आपकी प्रिपरेशन के बारे में आपको कोई कुछ भी बोले मत देखो। अभी ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है जी। ये दो तीन लोगों, ये जो निगेटिव लोग हैं, हो सकता है आपके परिवार में हो सकता है आपके अगल बगल, ये तो चीज़ बात बोलते हो सकता है आपके दोस्तों में हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी ऊर्जा को निगेटिव करते हो। मेरे तो आपको क्या बताऊँ, आप मेरे तो कुछ अपने स्टूडेंट्स भी हैं जो निगेटिव करते हैं, पर मैं फिक्र नहीं करता, मैं अपना काम करता हूँ, है ना। आप भी वही कीजिए, आपके अगल बगल कई ऐसे मित्र भी होंगे, कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। आप सिर्फ अपना दिमाग लगाइए, आपका एम क्या है। आपका एम है सिर्फ यूपीएससी, मेरा एम क्या है, ईमानदारी से पढ़ाना। ऐसे लोग चमचेबाजी उचेबाजी भी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही करेक्ट फील्ड है। आप सबको पता है कि टीचिंग एक बहुत ही ईमानदार प्रोफेशन है। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, आप मुझे सर पे बैठा के रखेंगे। खराब पढ़ाऊंगा, आपका सपोर्ट नहीं करूंगा, तो आप मुझे ज़मीन पर ला देंगे। आप लोगों ने बहुतों टीचरों की ज़िंदगी बर्बाद की है, मुझे पता है, लेकिन हाँ, बहुत स्टूडेंट्स भी बर्बाद हुए हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए, मैं निस्वार्थ भाव से वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। अब बच्चों बस पढ़ो। और ये ऐसा नहीं है, जब तक सांसें चलेंगी हर साल आएंगे वीडियोस। बस आप दुआ करो कि रवि सर की हेल्थ अच्छी रहे और सर और अच्छा वीडियोस बनाएं। और फिर मैं आपको बताऊं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं हर दिन आपको वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, विश्वास नहीं करोगे, 8-10 घंटे, ठीक है, 8-10 घंटे मैं खुद क्लास पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं खुद पढ़ता हूँ, ये नहीं मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इतनी सारी किताबें हैं, इतनी सारी किताबें सब लाइन से लगी हुई हैं, है ना। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा अपने कमरे के अंदर की चीज़ें, किस हिसाब से मैं चीज़ों को अरेंज करता हूँ और पढ़ता हूँ। क्योंकि बच्चों, मुझे पता है, अगर अध्यापक अच्छा है, अध्यापक मेहनत करता है, तो विद्यार्थियों का सिलेक्शन आसान हो जाता है। हम जैसे छोटे तजुर्बे के लोग, तजुर्बा इसलिए बोलूँगा, हम भी बहुत नीचे से आए हैं, लेकिन हम इस चीज़ों को बना करना है, कोई मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लाइफ में टीचर्स बड़े अच्छे मिले, आज मैं एक टीचर ही हूँ, ठीक है ना। हाँ, देर हो जाता है मुझसे, हाँ थोड़ा हेल्थ वेल्थ कभी ख़राब रहता है, हाँ मुझे कहीं जाना पड़ जाता है कई बार बाहर भी, ठीक है ना। मेरी कुछ फैमिलीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे घर में लोगों की तबीयत ख़राब होती है, मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, कहीं कि मैं 4 दिन नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन वहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ, लैपटॉप लेके जाता हूँ। इसलिए नहीं मैं आप लोगों को इमोशनल और ड्रामा करके आपके साथ इमोशनली खेलना चाहता हूँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर करता हूँ, मैं बहुत ईमानदार टीचर और मेहनत से काम करता हूँ। शायद थोड़ा खरा हूँ, मेरी बातें आपको बुरी लगती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं थकता हूँ, है ना, रुकता नहीं हूँ। वही चीज़ मैं आपसे भी कह रहा हूँ, थकिए नहीं, रुकिए नहीं। और 22-23 साल लगे हैं मुझे यहाँ तक पहुँचने में। आपको भी बहुत आगे जाना है, आपको तो मुझसे भी आगे जाना है ना। और मुझे आप लोगों के बारे में बताना है, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया था, आईएएस बना है, ठीक है। और मुझे पता है टीचर्स की मेहनत काम कर, ठीक है। हम लोग भी, ऐसा नहीं था एटीट्यूड इतना आसान था, हम लोग के टीचर्स लोगों ने इतना बढ़िया फंडा दिया कि मतलब चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। इसलिए आशीर्वाद मेरा आपके साथ है। बाकी निगेटिव विगेटिव आप मत सोचो, मैं भी नहीं सुनता, मैं सिर्फ इसलिए चीज़ें आपको बोलता हूँ कि निगेटिव वाइब्स को अवॉइड करो। ऐसा थोड़ी ना कि लोग हमारे बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। अगर आपके बारे में लोग निगेटिव बोलें, आप ग्रो कर रहे हैं। नहीं तो आदमी किसी के बारे में कोई क्यों बोलता है, बोलता ही नहीं है। तो अब बोलेगा उसी के लिए जो आपके लिए काम करेगा, जो काम ही नहीं करेगा उसके बारे में आदमी कुछ नहीं बोलेगा। हाँ सर, आप सही बोल रहे हैं। आप वीडियो बना रहे हैं तो लोग उल्टा सीधा लिख देते हैं, वीडियो बना रहे हैं लोग सराहना भी देते हैं, है कि नहीं। और जो वीडियो ही नहीं बनाते उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। एग्जैक्टली यही दुनिया है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और वो सुनेंगे भी आपकी चीज़ें और आपको कंप्लेन भी करेंगे, है ना। तो ये दुनिया है बच्चों, इस पे दिमाग मत लगाना, है ना। आओ, अभी आप लोगों को तो बहुत आगे जाना है। हाँ, वहाँ पर मैंने विलो क्वांटम चिप के बारे में बात नहीं किया है। विलो क्वांटम चिप मैं आपको यहाँ बताता हूँ ये क्या चीज़ है। तो नई चीज़ आई है, कमेंट जरूर लिखना कि आप इन वीडियोज़ को जरूर देखोगे, ठीक है। मैं तो ये कह भी नहीं रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो या शेयर करो, ठीक है ना। शुरुआत में 1-2 बार बोल दिया था, इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे, तुम ही लोग मुझे कहते हो कि सर थोड़ा बोला करो, ठीक है। चलिए, पर जाने दो जी, कोई देखे ना देखे क्या फ़र्क है, 2-4 लोग देख रहे हो, देखो, ठीक है। विलो क्वांटम चिप, इधर आओ। देखो विलो क्वांटम चिप क्या है, कहानी क्या है, गूगल की समझो। गूगल ने एक विलो क्वांटम चिप बनाया है, ठीक है। और पूरा एक तरह से क्वांटम कंप्यूटिंग के आधार पर जो नई करंट अफेयर्स आए, उस वीडियो को सुनने, वहीं पे पॉज कर लेना,
उसके बाद वो क्वांटम सुनना, फिर इस पर आना, ठीक है, आप जुड़ा जुड़ा फील करोगे। लेटेस्ट क्वांटम चिप जो है गूगल द्वारा डेवलप किया गया, पूरा एक मॉडर्न परफॉर्मेंस पर आधारित है। बताऊंगा ये जो विलो चिप है, ये जो विलो चिप है वो क्वांटम चिप जो है कैसे बेटर है वो बताऊंगा। ठीक है, इसमें जो एरर्स वगैरह होते हैं ना, जो नॉर्मल चिप से होते हैं, उससे काफ़ी हद तक यहाँ पर एरर को रिड्यूस किया गया है। और जो कंप्यूटर की स्पीड है ना, वो काफ़ी हद तक फास्ट हो गई है। जब आप पीछे सुनोगे क्वांटम सुप्रीमेसी के बारे में, मैंने बोला था जो कंप्यूटर्स के प्रोसेसर जो क्वांटम कंप्यूटर्स में आ रहे हैं, जो सुपर कंप्यूटर जो काम करता था उस कैलकुलेशन को भी कुछ मिनट्स और सेकंड के अंदर कर देता है। यही बताता है क्वांटम सुप्रीमेसी। ठीक है ना, ये आरसीएस पर बेस्ड होता है, यानी रैंडम सर्किट सैम्पलिंग बेंचमार्क पर बेस्ड होता है, और अंडर 5 मिनट्स इक्विवेलेंट टू 10⁻+25 ईयर्स ऑन क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स। ये बताता है क्या, क्वांटम सुप्रीमेसी। वो गणनाएं जो 10⁻25 ईयर में जाकर कोई क्लासिकल सुपर कंप्यूटर करता है, उस तरह की घटनाओं को, उन चीजों को 5 मिनट के अंदर कर देता है। रैंडम सर्किट सैम्पलिंग बेंचमार्क जो डिमॉन्स्ट्रेट किया गया। यहां पर आपको बताता हूं, कोई अगर क्लासिकल चिप है, मतलब जो क्लासिकल कंप्यूटर जो हम नॉर्मल कंप्यूटर घरों में यूज में ला रहे हैं, और जो विलो कर रहे क्वांटम चिप है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ जाएगा। जो क्लासिकल बिट्स हैं कंप्यूटर चिप्स, वो बिट्स पे काम करते हैं, ये क्यूबिट्स पर काम करते हैं। इनमें क्वांटम बिट्स होते हैं, जो आप उस वीडियोस में देख लिया होगा आपने। ओके, ये बाइनरी स्टेट्स पे काम करते हैं, ये सुपर पोजिशन और इंटैंगलमेंट पे काम करते हैं। ठीक है, दूसरा, इनके लॉजिकल गेट्स होते हैं लाइक एनडीओआर, इनमें क्वांटम गेट्स होते हैं। ये डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। ठीक है ना, ये पैरेललिज्म्स और स्पीड पे बेस्ड होकर काम करते हैं। कौन, क्वांटम चिप। क्वांटम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, सुपर पोजिशन इंटैंगलमेंट क्या होता है और क्वांटम गेट्स क्या होते हैं, जो टर्म्स अभी आपने पीछे देखा था। देखो, सुपर पोजिशन में क्या होता है, जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही समय में मल्टीपल स्टेट्स में रह सकते हैं। हाँ सर, आपने पीछे वीडियो में बताया है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन, मल्टीपल स्टेट्स पे रह सकते हैं। इंटैगल का क्या मतलब होता है, ये दो के दो क्यूबिट्स होते हैं, एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होते हैं। जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, एक तरफ सलमान खान एक पंच ऐसे मारता है, दूसरी तरफ सलमान खान एक ऐसे पंच मारता है, जो मैंने आपको जुड़वा मूवी का एग्जाम्पल वहां पे समझाया है, ठीक से देख लिया होगा। क्वांटम गेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म क्वांटम स्टेट्स फॉर कंप्यूटेशंस। ठीक है, परफॉर्म जो ऑपरेशंस होता है वो क्वांटम स्टेट में यहाँ पर चीज़ों को किया जाता है, यानी फास्टेस्ट। क्वांटम एआई टूल्स पे आगे चलकर हम बड़े बड़े लेवल पर काम करेंगे, तो यहाँ पर फास्टेस्ट और लार्ज स्केल डेटा को एक्सेस कर पाना बहुत आसान होगा। ये एक तरह से आपको बताऊं, एक एडवांस लर्निंग का तरीका होगा। ओके, साइबर सिक्योरिटी और इंक्रिप्शंस भी बहुत बड़े लेवल पर होंगे, क्योंकि आरएसए इंक्रिप्शंस अगर किए जाएंगे तो इनको तोड़ पाना आसान नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी वगैरह में थ्रेटन्स हैं ब्लॉकचेन इंक्रिप्शंस। ठीक है, तो एक थ्रेट है ब्लॉकचेन इंक्रिप्शंस को लेके, बिटकॉइन एथेरियम के लेके, में रिक्वायर फ्यूचर क्वांटम रेजिस्टेंस क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, जहां पर ब्लॉकचेन इंक्रिप्शंस वगैरह में एक थ्रेट हैं, अभी भी संभव है, उनको दूर किया जा सकता है क्वांटम्स वगैरह की मदद से। ये चीज़ें वो हैं जो हमने पीछे की वीडियो में आपको क्वांटम में नहीं पढ़ाया, तो मैंने यहाँ पर कवर किया है। फिलहाल इस पे जाने की जरूरत नहीं है, आगे भविष्य में इतना जरूर बताऊंगा। ठीक है, क्वांटम के साथ बहुत सारे निगेटिव्स हैं, जैसे फ्रेजाइल क्यूबिट्स, नॉइजी क्यूबिट्स। फ्रेजाइल का मतलब होता है ये स्मॉल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। नॉइजी क्यूबिट ये लॉस वगैरह, इंटरफेरेंस, आवाज़ वगैरह करते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिविटी है, नियर एब्सोल्यूट जीरो तक आपको ले जाना होगा। हाई कॉस्ट है, अभी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई हैं। सप्लाई चेन डिसरप्शंस अभी है, चिप को बनाना, अवेलेबल कराना भी दिक्कत है। इनके वे फॉरवर्ड्स क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स बहुत अच्छी जमाने के आ जाएंगे। ग्लोबल कोलैबोरेशन होगा, कई कंपनी आपस में मिलकर काम करेंगी। वे फॉरवर्ड द्वारा क्वांटम रेडी टैलेंट आएंगे, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, क्वांटम इंजीनियरिंग में नए नए ब्रांचेस खुलेंगे। पॉलिसी और एथिकल फ्रेमवर्क बनेंगे, क्वांटम टेक्नोलॉजी का ग्रोथ बड़े लेवल पर हो। ये है कमिंग भविष्य में क्वांटम का फ्यूचर। फिलहाल ये चीज़ें आपको पीछे के वीडियोस में भी हैं। अब आइए नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसका नाम है टेंटेलम। नया टॉपिक है जिसका नाम है टेंटेलम। क्या है टेंटेलम, क्या है ये न्यूज़ में और क्या रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे टेंटेलम के बारे में। देखो, टेंटेलम जो है एक नया एक एलिमेंट है जिस पर काफ़ी न्यूज़ में आया है। और आपको बताऊं, जो हमारा माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट MMDR एक्ट 1957 है, उसके अंतर्गत एज अ क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 24 मिनरल्स इंक्लूड किए हैं। ओके, बेसिक इंफॉर्मेशन, उसमें एक
टेंटेलम भी है। टेंटेलम जिसका सिंबल TA है, इसका एटॉमिक नंबर 73 है, और इसका जो कोर है वो है कोलम्बाइट टेंटेलाइट, जिसको कोल्टन के नाम से जानते हैं। इसका टॉप प्रोड्यूसर अगर दुनिया में कोई है तो कॉन्गो, रवांडा, ब्राजील और नाइजीरिया है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं देखा जाए तो इसमें ट्रांजिशंस और रिफ्रैक्टिव मेटल्स है, इनमें रेजिस्टेंस होता है हीट के खिलाफ, और वेयरिंग वगैरह नहीं होता, तो ये घर्षण वर्षण नहीं होता इनमें। हाई मेल्टिंग पॉइंट है, टंगस्टन रेडियम से भी ज़्यादा, और कोरोजन रेजिस्टेंस है, तो सरफेस ऑक्साइड फिल्म की तरह काम करते हैं, जिससे इनमें जंग वंग भी नहीं लगते। दूसरा, केमिकली इनर्ट है, 150 डिग्री सेल्सियस के नीचे कोई रिएक्शन नहीं है। डक्टाइल और सिल्वरी शाइनी इन प्योर फॉर्म, ठीक है ना, डक्टाइल है और सिल्वरी शाइनी है, चमक है इनमें, तो सिल्वर की तरह दिखते हैं, ऐसे कह लो कुछ। मेजर एप्लीकेशंस, टेंटेलम कैपेसिटर्स हम बना सकते हैं, जैसे जो स्मार्टफोन, लैपटॉप और कैमराज में उनके प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर यूजेस में क्या है ना, हार्श इन्वायरमेंट वगैरह में इनमें रेजिस्टेंस है। इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स के फॉर्म में केमिकल, न्यूक्लियर प्लांट, मिसाइल एयरक्राफ्ट में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में, सर्जिकल इम्प्लांट्स वगैरह में, बायो कॉम्पैक्टेबल इक्विपमेंट बनाने में कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में भी टैंगटम और ग्रेफाइट्स को मिलाकर हम हाई स्पीड कटिंग टूल्स डेवलप कर सकते हैं। अगला टॉपिक है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और 4D। क्या है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और 4D प्रिंटिंग, इस पे हम लोग बात करेंगे। याद रखिएगा, दिस इज द एवरग्रीन टॉपिक। इसमें आपके पेपर में 2010-11 के आसपास मेंस पे क्वेश्चन आ चुका है। इस पे आपके पेपर में 2015-16 के आसपास पीटी में क्वेश्चन आ चुका है। इस पे आपके पेपर में 2024 के आसपास, 23-24 के आसपास भी पीटी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। 2015-16 में जो क्वेश्चन, ये तो मेंस का क्वेश्चन था, वो तो चलो ठीक है, 3D प्रिंटर वगैरह क्या है, ठीक है। 2015-16 में था 3D प्रिंटर से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, और 2023-24 में जो क्वेश्चन आया था वो 4D प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट था, जिसका नाम था हाइड्रोजेल जैसे सब्सटेंस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं, तो मत कहिएगा करंट अफेयर्स ये है, ये हमेशा ही स्टैटिक टॉपिक है, जिसका डिस्कशन अभी मैं आपके सामने करने वाला हूँ। देखो, 3D प्रिंटिंग को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्चुअल में ऑब्जेक्ट प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्ट प्रिंटर मतलब कोई वस्तु आप बना सकते हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में एक बॉटल है ना, ये एक बॉटल है मेरे हाथ में, मैं इस वस्तु को बना सकता हूँ, ठीक है। अब 4D प्रिंटिंग आपको बताता हूँ इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। पहले आपको 3D प्रिंटिंग पे लिए चलते हैं, क्या होता है 3D प्रिंटिंग, क्या है, करंट अफेयर्स, न्यूज़ वगैरह से लेकर। देखो, 3D प्रिंटिंग को हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या एडिटिव लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। एक 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाया जाता है ना, जिसके लिए हम इसको ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग भी कहते हैं। इसका एक डिजिटल फाइल तैयार किया जाता है, उसके बेसिस पर होता है। यहाँ जो प्रिंटिंग होती है वो एडिटिव मटेरियल लेयर बाय लेयर, इसीलिए हम इसको एडिटिव लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या लेयरिंग के फॉर्म में। जैसे मान लो आपको वैक्स का मेरा फेस बनाना है ना, तो एक लेयर ये बना लो, उसके ऊपर एक लेयर ये बना लो, उसके ऊपर एक लेयर ये बना लो, उसके एक लेयर, इस तरह करते थे लेयरिंग, लेयरिंग के फॉर्म में पूरा एडिशन ऑफ लेयरिंग कर लो, वही यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है ना। असल में होता क्या है, इस पूरे 3D प्रिंटर्स में जो प्रोसेस होता है उसमें 3 चीज़ों से होकर, है ना, पूरी जो मैकेनिज्म होती है वो गुजरती है। पहला जिसको हम कहते हैं मॉडलिंग, पहला जिसे हम कहते हैं मॉडलिंग, दूसरा जिसे हम कहते हैं प्रिंटिंग, और तीसरा जिसे हम कहते हैं फिनिशिंग। इन 3 प्रोसेस से होकर पूरा 3D प्रिंटर काम करता है। 3D प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल है, आप अमेजोन पे जाओ, बहुत सारे 3D प्रिंटर्स दिखें, अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मॉडलिंग क्या होता है, जब आप किसी भी, अच्छा यहाँ पर वस्तु बनता है, तो जिस मटेरियल का वस्तु होगा वही वाला कॉटरेज आप यूज करोगे। जैसे मान लो वैक्स का मेरा फेस बनाना है, तो कॉटरेज में क्या होगा, वैक्स होगा, ठीक है। रेजिन हो सकता है, वैक्स हो सकता है, इस तरह की प्लास्टिक मटेरियल हो सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा वही चीजें होंगी जिनको हम आसानी से शेप दे सकें। बहुत हार्ड टाइप की चीजें, लोहा हुआ टाइप की चीजें मत रखिएगा, क्योंकि इनको हम लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म में रखते हैं, जिनको हम जोड़ जोड़ के प्रॉपर शेप देते हैं, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। मॉडलिंग के लिए सबसे पहले आप एक पास कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होना, जिसे कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या इसी के लिए एक और होता है एनिमेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। उस सॉफ्टवेयर के द्वारा, जैसे आपने मेरी फोटोग्राफ को ले जाके कंप्यूटर को दिया, ये सॉफ्टवेयर उसका एक 3D इमेज उस कंप्यूटर के अंदर प्रिपेयर कर देगा, और फिर आप जाएंगे प्रिंटिंग के ऑप्शन में, तो एक लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर के फॉर्म में पूरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
और इसका लास्ट में उसकी पूरी फिनिशिंग होती है। मतलब ये सरफेस लेवल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और इसकी स्कैनर होता है, माइक्रोसॉफ्ट काइनेट वगैरह करके डिस्प्ले रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को 3D फाइल में कन्वर्ट करने के लिए जो जरूरी होता है। ठीक है, फ्यूचर स्मार्टफोन वगैरह 3D स्कैनर वगैरह से जुड़कर काम करेंगे। अब वो चीज़ें आ गई हैं, नए जनरेशन की चीज़ें हैं। आप इससे बहुत सारे मेडिकल इंडस्ट्री से एप्लीकेशन ले सकते हैं, इम्प्लांट, प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स वगैरह, कस्टमाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ केयर, है ना, इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, आप बायोनिक ईयर बना दीजिए, है ना, मशीन वशीन वाले 3D ईयर बना दीजिए, है ना, बॉडी में हेल्प लेने के लिए इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। बायो प्रिंटिंग करके हम एक्चुअल में रियल टिश्यू या ऑर्गन बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लिविंग सेल को यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेम सेल। एक साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी अटाला। एंटोनी अटाला, इसने पता है क्या किया? इसने क्या किया, है ना, स्टेम सेल से 7 से 8 घंटे के अंदर इसने क्या किया, इसने इसने उसने किडनी बना डाली। किडनी बना डाली 7-8 घंटे के अंदर। स्टेम सेल को लिया, स्टेम सेल को लेकर उसने क्या किया, एक शेप में जोड़ता चला गया, 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 शेप में जोड़ता चला गया। अंत में जाके पूरा किडनी जैसा स्ट्रक्चर को उसने बनाया लैब के अंदर। और बीच में उसने क्या किया, एक बायो पेपर जेल का यूज़ किया। बायो पेपर जेल वही होता है जैसे कि मान लो सीमेंट यूज़ किया जाता है ईंट को जोड़ने के लिए। और स्टेम सेल किसका था? आपका स्टेम सेल था। तो आपके स्टेम सेल को जोड़कर आपकी किडनी बनाई इस शख्स ने। क्या किया उसने, सेल्स जो थे स्टेम सेल को, उसको एक अरेंजमेंट में लेके जेल के द्वारा जोड़ता चला गया। ये एक सरफेस लेवल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही कह रहा है कि हम फंक्शनल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है ना, एंटोनी अटाला ने काम करा था, लेकिन आपके स्टेम सेल को यूज किया था। तो आपके स्टेम सेल से आपको बनाया जा रहा था, तो रियल ऑर्गन हुआ ना। मशीन वाला बना सकते हो और अपने ऑर्गन नहीं बना सकते, लेकिन इसके लिए जो प्रिंटर था, उसने एक इंकजेट प्रिंटर था, उसको मॉडिफाई करके बनाया था। देखो, मार्केट में कई तरह के प्रिंटर आते हैं, हम लोग जो घरों में यूज करते हैं वो लेजर प्रिंटर यूज करते हैं। यहाँ पर मैं इंकजेट प्रिंटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो इंकजेट प्रिंटर को मॉडिफाई किया था, उसमें वो स्टेम सेल को लेकर और चीज़ों को अरेंज कर रहा था। अब इस तरह से नासा है, जी एविएशंस है, वो मेटल पार्ट्स, लेजर मेल्टिंग एंड सिनेटिंग वगैरह चीज़ें बना सकते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में फंक्शनल पार्ट्स को हम बना सकते हैं इंजन और टेस्टिंग के लिए, है ना। अभी कह रहे हैं 1.1 बिलियन डॉलर की एक वैल्यू है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ों की मदद से हो सकती है। ट्रांसफॉर्म कॉमर्स लाइक इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग, होम या लोकली चीज़ों के लिए बना सकते हैं। इस तरह से एक 221 बिलियन बाई 2020 तक का एक रेवेन्यू मार्केट इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट किया गया था, जिसका फ्यूचर हो सकता है। 4D ऑब्जेक्ट्स क्या है? देखो, 4D प्रिंटर्स के लिए असल में कुछ विशेष तरह के मटेरियल का यूज़ किया जाता है। वो विशेष तरह के जो मटेरियल होते हैं, जैसे अभी मैंने बोला, तो उसका नाम था हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल असल में क्या होता है कि कोई 4D प्रिंटर नहीं होता, आपको पहले बता दूं। हाइड्रोजेल के मटेरियल्स का 3D प्रिंटर से बना एक 3D प्रिंटर से बना एक कोई शेप का ऑब्जेक्ट आप बनाते हो। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 3D प्रिंटर्स के अंदर हाइड्रोजल जैसे पदार्थ के कॉटेजेस को रख देते हैं, और हाइड्रोजल पदार्थ के कॉटेजेस का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं 3D ऑब्जेक्ट। हाँ, और जैसे ही उसको हम 3D प्रिंटर से बाहर निकालते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आकर उसके शेप और स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है, और उसको 4D कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम 4D कहते हैं। तो वही कह रहा है, चेंज शेप ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लाइक वाटर, हीट और एयर। लेकिन ये जो इवेल्युएशन होता कहाँ से होता है? 3D प्रिंटिंग से होता है। तो 3D प्रिंटर से हमने हाइड्रोजल पदार्थ का बना एक मटेरियल बनाया, और उस ऑब्जेक्ट को जैसे ही स्टिमुलाई के इफेक्ट में उसमें शेप और स्ट्रक्चर में जो चेंज हुआ, वो 4D ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं प्रोग्रामेबल मटीरियल्स। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटी होती है, अपने रूप को बदलने की क्षमता। ये एक तरह के स्मार्ट मटेरियल्स होते हैं, मल्टी मटेरियल प्रिंटिंग इनके द्वारा हो सकती है। ठीक है ना, शेप शिफ्ट इन डायरेक्टली फ्रॉम द प्रिंट बेड्स, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और हाइड्रोजल वगैरह पे आपके पेपर में क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, देखो लिखा गया है हाइड्रोजल इंक। ठीक है ना, हाइड्रोजल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। एयर कंडीशन वगैरह में अगर आप इसको लगाते हैं, तो आप एक कमरे का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। पेड़ पौधों की जड़ों के पास रखते हैं, धीरे धीरे उनको पानी देता है, उनको न्यूट्रिशन मिलता है। कहीं ड्रेसिंग वगैरह कर रही है, उनके बगल हाइड्रोजन रख दो, तो उस ड्रेसिंग वाले एरियाज को नरिशमेंट देता है, मेडिकल वर्टिकल में। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, एप्लीकेशन 4D प्रिंटर्स का हर जगह कर सकते हैं, फर्नीचर, अप्लाइंसेस वगैरह में, है ना, इन्वायरमेंटल चेंजेस वगैरह में, क्लोथिंग और फुटवेयर में, चाइल्ड केयर आइटम्स वगैरह में, मेडिकल इम्प्लांट्स में, और साथ साथ
फ्यूचर यूज़ में मिनिएचर इम्प्लांट्स, लार्ज एडाप्टिव स्ट्रक्चर वगैरह में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए थे एयर कंडीशन वगैरह, जो आप समझ सकते हैं। फिलहाल एंडलेस यूज़ है। ओके, एंडलेस यूज़ है। आपको मैंने अभी बोला ना कुछ 4D प्रिंटर वगैरह कुछ एग्जांपल बताता हूँ, इधर देखो। ठीक है, मैंने बोला आप अगर 3D प्रिंटर देखो, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। दिखाता हूँ, देखो 3D प्रिंटर आपको अमेजोन पे अवेलेबल है। अमेजोन देखो, शायद आपने कभी देखा नहीं होगा, आज मैं आपको ये सारे के सारे अमेजोन पे आपके 3D प्रिंटर है अवेलेबल हैं, जो आपके सामने पूरी लिस्ट है। देखो किसी में ट्रायल्स बन रहे हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग प्राइजेस भी हैं। ठीक है, अलग अलग प्राइजेस भी है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। देखो अलग अलग प्राइजेस हैं। मैंने अपने एक फ्रेंड के पास देखा था, है ना, वो क्या कि एक NGO चलाता है और जाता है बच्चों में ट्वाइस बांटता है, और उन बहाने बच्चे वहाँ आते हैं, उनको बुलाकर फिर पढ़ाता है। ट्वाइस भी देता है। ट्वाइस जो है वो 3D प्रिंटर से छोटे छोटे खिलौने बनाता है और प्लास्टिक की चीज़ें बनाता है। ठीक है, और वो एक आपको चीज़ बताता हूँ, 3D पोस्ट ऑफिस सुना होगा आप लोगों ने। 3D पोस्ट ऑफिस जो कर्नाटका में है ना। 3D पोस्ट ऑफिस इंडिया प्लस ये वाला है ना, फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस जो आप देख सकते, ये देखो। ठीक है, कैसे सक्सेसिव लेयरिंग के फॉर्म में इसको बनाया गया, अपने स्क्रीन पे देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बताता हूँ। देखो मैं बोलूँगा, आप चीज़ों को समझना इसमें है क्या। लार्सन एंड टर्बो है। ठीक है, फर्स्ट 3D प्रिंटर पोस्ट ऑफिस, श्री वाष्णव जी को आप देख सकते हो यहाँ पे इनॉग्रेट करते हुए। ठीक है, बैंगलोर। फिलहाल आप में से कोई अगर बैंगलोर का होगा तो शायद उसे बेहतरीन तरीके से पता होगा, और क्लास वगैरह में भी मैं इसको खोल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, इस 3D प्रिंटर में आपको कैसे दिखेगा सारा का सारा एक्सेसिव लेयरिंग, वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और ये चीज़ें ना आगे भविष्य में बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने के काम आएंगी। देखो लार्सन एंड टर्बो कंस्ट्रक्शन बिल्ट है, 45 डेज के अंदर बनाया, और सारी की सारी चीज़ें हॉरिजेंटल है, मतलब इस तरीके, एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटल फॉर्म में है। ठीक है, देखो ये कैसे चीज़ें जुड़ रही है, देखो हॉरिजेंटली चीज़ें जुड़ रही है। देखिए लेयर आया, उसके ऊपर एक और लेयर आएगा, उसके ऊपर एक और लेयर आएगा, और ये पूरा मशीन जो है वो प्लान्ड है। ये मशीन पूरा प्रोग्राम्ड, ये देखो, ये देखो, ये देखो। देखो चीज़ें जोड़ रहा है, देखो ये लाइन चल रही है ना, ये देखो यहाँ पे सामान जुड़ रहा है, देखो जुड़ रहा है। देखिए ये यही मैं आपसे कह रहा था। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो मिल जाएंगी, आप यूट्यूब पे जाइए आराम से देखिए। ये तो मैं शॉर्ट में चीज़ों को दिखा रहा हूँ, अंदर का स्ट्रक्चर, और सस्ता भी है दोस्त। ये देखो, ये देखो कैसे एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर जा रहा है। इसको आप रोबोटिक प्रिंटर डिपॉजिट कंक्रीट लेयर बाय लेयर भी कह सकते हैं। देखो लेयर के ऊपर एक और लेयर, ये देखो लेयर के ऊपर एक और लेयर, इसी को कहते हैं सक्सेसिव लेयरिंग, है ना, इसी को कहते हैं सक्सेसिव लेयरिंग। और मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो आप में से किसी को भी यहाँ पर समझने की दिक्कत है। ठीक है, देख लेना बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा, और इसकी प्राइस वाइज भी काफ़ी कम है, जल्दी बना लिया आप। ठीक है, तो दिस इज़ द ओवरऑल अबाउट इट। फाइन। बाकी 3D प्रिंटर वगैरह पे मैं आपको बहुत पहले से पढ़ाता आया हूँ, 3D प्रिंटर, 4D प्रिंटर और आर्गन प्रिंटर। फिर भी शॉर्ट में मैंने आपको फिर बता दिया जितना यहाँ पे ज़रूरी था। और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग ऑस्ट्रेलिया डेवलप द फर्स्ट 4D प्रिंटर वाटर वॉल्व्स यूजिंग हाइड्रोजल दैट क्लोजेस विद द हॉट वाटर एंड द रिस्पॉन्स एट स्कूल्स ऑल्सो। ठीक है, हाइड्रोजल्स पे थोड़ा ध्यान रखना, हाइड्रोजल वैसे भी 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये रहा बच्चों का 3D 4D और ऑर्गन प्रिंटर, शॉर्ट में जितना संभव तो मैंने पीटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बता दिया। आगे एक आध वीडियो में आपको 3D 4D पर आगे भी बताऊंगा, इस यूट्यूब पर कुछ और अपलोड करूंगा आराम से, आधे घंटे का लेक्चर। और अभी इसको छोटा सा पीटी के हिसाब से रहने दिया है। बाकी लास्ट में इस PDF को जाइए, डॉक्टर रवि पी अग्ररी ऑफिशियल टेलीग्राम से ले लीजिए, अपना समय बचाइए। ओके, ऑफिशियल पे जाइए, अपना समय बचाइए। ठीक है, और साइंस टेक और सॉरी साइंस टेक और इन्वायरमेंट के अगर मॉड्यूल क्लासेस सुनना चाहते हैं, लिटरली आप सीखना चाहते हैं सब्जेक्ट को, अगर आप ये समझते हैं कि शॉर्टकट नहीं जाना है, ठीक से सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मेरी किताब के साथ उस कोर्स को सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और वो रवि अग्ररी क्लासेस जो है एप्लीकेशन है, उस पर आपको मिल जाएगा, नया एप्लीकेशन है जो मैंने अभी बनाया है। और एंथ्रोपोलॉजी की लाइव क्लासेस भी आपको वहीं मिल जाएंगी। अगर आप ऑप्शनल में 250-300 प्लस लाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और छोटा सा ऑप्शनल है, इजी ऑप्शनल है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के मैं आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें क्या है, उसके नोट्स वगैरह भी आपको दे दूंगा। अब वो लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। बाकी
टेलीग्राम यहाँ जुड़े जरूर रहिएगा, ये आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। ये चीज़ें आप जानते ही हैं, ये किताबें हैं जो मैंने लिखी हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करता किसी को। बाकी चलिए, थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।